हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू फिजिक्स स्कॉलर। तो ये है इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 8। तो हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे कल, ग्रोथ ऑफ करंट एंड डीके ऑफ करंट इन इंडक्टर। किसी भी इंडक्टर कॉइल के अंदर जब करंट की वैल्यू चेंज होती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एक बार जब इंक्रीज होती है तब जब चेंज होती है, और एक बार जब डिक्रीज होते हुए चेंज होती है, उन दोनों का ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। और सिमिलर टाइप का एक्सप्रेशन होता है कैपेसिटर की प्लेटों के ऊपर जो चार्ज आता है। जब हम किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो चार्जिंग के केस में ये फार्मूला होगा और डिस्चार्जिंग के केस में ये फार्मूला होगा। फार्मूले मिलते जुलते हैं, सिर्फ इंडक्टर में करंट के राइजिंग की बात होगी, फॉल की बात होगी, और कैपेसिटर में चार्ज के राइज और फॉल की बात होगी, है ना। तो चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, ग्रोथ एंड डिके, ठीक है, ये कल हो गया था। और आई होप कि इसके पीछे की जो चीज़ें थी, कल थोड़ी क्लास उतनी अच्छी तो मुझे नहीं लगता हो पाई थी, बट आई होप कि आप सब लोगों को ये चीज़ें पता होंगी, बेसिक बातें जो कल हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया था कि इंडक्टर के फार्मूले में, इंडक्टर के केस में ये जो टाउ आएगा, टाइम कांस्टेंट आएगा, वो आपका टाइम कांस्टेंट हो जाएगा L/R। कैपेसिटर वाले फार्मूले में ये जो टाउ आएगा, जिसको हम कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट बोलेंगे, ये C/R के इक्वल है। ये आपके लिए L/R और C/R इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके यूनिट और इसके डायमेंशन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, इस वजह से आपको इसको ध्यान रखना है। बाकी आपका सर्किट L, C या R किसी का भी कॉम्बिनेशन हो तो आप उसका इंपीडेंस, यहां से ये जनरल फार्मूला है, जैसी भी सिचुएशन हो वैसे ही आप वैल्यूज यहां पर पुट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको इंपीडेंस मिलता जाएगा। ठीक है, ये सारी बातें कल हो गई थी। तो यहां से हम देखें, अगर फेजर डायग्राम की बात करें, एक सवाल आपसे फेजर डायग्राम का पूछा जा सकता है प्रॉपर कि एल सर्किट में वोल्टेज और करंट में कौन लीड करता है, कौन लैग करता है। आर सर्किट में वोल्टेज और करंट में कौन लीड करता है, कौन लैग करता है। सी सर्किट में कौन लीड करता है, कौन लैग करता है, कितने एंगल से लीड करता है या लैग करता है। ये सवाल इस तरीके का बनता है। तो जितने भी आपने एसी सर्किट पढ़े हैं, जैसे एल सर्किट, आर सर्किट, सी सर्किट, एल आर सर्किट, सी आर सर्किट, एल सी सर्किट और एल सी आर सर्किट, ये जितने भी कॉम्बिनेशन हैं आपके सर्किट के, एसी सर्किट के, उनमें से किसी का भी केस देकर अगर आपसे पूछते हैं कि वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस बताइए, कौन लीड या लैग कर रहा है, कितने एंगल से, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, ये वाला आपको डायग्राम याद रखना है कि VL इधर है, VC इधर है, VR इधर है और I इधर है। मतलब अब अगर मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर आपसे अगर R सर्किट की बात पूछी जाए, ये प्योर R सर्किट है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। तो अगर आपसे इस प्योर R सर्किट के अंदर ये पूछा जाए कि वोल्टेज और करंट में कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है, मतलब कौन पहले मैक्सिमम हो रहा है, कौन बाद में मैक्सिमम हो रहा है, तो देखिए R सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो गया I, और R सर्किट के अक्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा उसको हम VR बोल रहे हैं, है ना, वोल्टेज का ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर R। तो यहां इस ग्राफ में देखिए ये VR का डायरेक्शन ये है और यही करंट का भी डायरेक्शन है, दोनों सेम ही डायरेक्शन में है। ये डायरेक्शन जो है वो फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं प्योर R सर्किट के अंदर। सेम फेज का मतलब साथ में मैक्सिमम होंगे, साथ में जीरो होंगे, साथ में डायरेक्शन बदलेंगे, बस फर्क इतना आएगा कि मैग्नीट्यूड जो I का होगा, मैग्नीट्यूड जो V का होगा वो अलग अलग होगा। मतलब ये कि ग्राफ अगर मान लीजिए एक का ऐसे बनेगा तो दूसरे का ग्राफ ऐसे बनेगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड वाली वैल्यू, एक की वैल्यू यहां तक है, दूसरे की वैल्यू यहां तक है, और किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, किसकी वैल्यू कम है, आप ये भी देख सकते हैं यहां से। भाई V इज इक्वल टू अगर I इंटू R होता है तो इसका मतलब जो I की वैल्यू होगी वो हो जाएगी V अपान में R। मतलब करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो वोल्टेज की वैल्यू से कम होगी। तो करंट वाला ये आपको ग्राफ ऐसे मिल जाएगा, वोल्टेज वाला उसी सेम टाइम पर ये ऐसे मिल जाएगा। मतलब वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू करंट की मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा होगी, लेकिन साथ में ही मैक्सिमम होगा। जिस टाइम पर ये मैक्सिमम हुआ उसी टाइम पर ये भी आपका क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इसको बोलते हैं सेम फेज में, है ना, साथ में मैक्सिमम होना, साथ में मिनिमम जीरो होना, साथ में डायरेक्शन बदलना, ये सेम फेज में चीजें चल रही। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा केस अगर हम यहां पर दिखा दें आपको कि करंट का ये वाला ग्राफ है और वोल्टेज का जो ग्राफ है वो ऐसा चल रहा है कि यहीं से आप यहां से स्टार्ट करिए, मान लीजिए इसको यहां से स्टार्ट करिए। अब ये क्या बोल रहा है कि जिस टाइम आपका करंट जीरो था उस टाइम वोल्टेज आपका मैक्सिमम था, और जिस टाइम आपका करंट जब मैक्सिमम हुआ उस टाइम वोल्टेज आपका क्या हो गया, जीरो हो गया। मतलब आपका जो वोल्टेज है वो करंट से आगे आगे चल रहा है, यानी लीड कर रहा है ना।
तो कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है, सिर्फ ये वाला डायग्राम याद करना, ये वाला ग्राफ याद करना है। तो प्योर आर सर्किट में इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, ना तो एल है ना तो सी है, तो वोल्टेज और करंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, मतलब सेम फेज में है। ठीक है, तो प्योर आर सर्किट में करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होते हैं, साथ में मैक्सिमम मिनिमम जीरो सब होते रहते हैं। इसी तरीके से अगर मान लीजिए प्योर एल सर्किट की बात करते, अगर प्योर एल सर्किट की बात करते तो करंट तो हमारा ये है, ये करंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये करंट का फेजर हो गया, और जो इसके क्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप होगा उसको VL बोल रहे हैं, और VL यहां पर है। तो साफ साफ दिख रहा है कि आपका करंट इधर है, वोल्टेज इधर है, मतलब वोल्टेज जो है वो करंट से आगे आगे चल रहा है, और कितने एंगल से, π/2 या 90 डिग्री के एंगल से। अगर हम इसका इस तरीके का ग्राफ बनाएं तो हमें यह दिखाना पड़ेगा कि वोल्टेज जो है पहले मैक्सिमम हो गया और करंट उस टाइम जीरो था, और जब करंट मैक्सिमम हुआ उस टाइम वोल्टेज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये यहां से यहां तक का π/2 का डिफरेंस होगा, क्योंकि ये इतना पाई होता है और ये पूरा मिलाकर के 2π होता है, तो यानी π/2 से आपका वोल्टेज आगे चल रहा है। ठीक है, तो प्योर एल सर्किट में जो वोल्टेज होता है वो करंट से π/2 फेज से लीड करता है। प्योर सी सर्किट की बात करें तो सी सर्किट यानी कैपेसिटर की बात करें तो करंट के लिए ये तो आपका करंट हो गया, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो VC हो जाएगा, और VC आप देखिए नीचे है, करंट इधर पहुंच चुका है और अभी वोल्टेज आपका यहीं पर है। ये करंट जब इधर से इधर जाएगा तो ये फिर यहां से यहां पहुंचेगा, मतलब आपका जो करंट है वो वोल्टेज से आगे आगे चल रहा है, और कितने एंगल से आगे है, π/2 फेज से। तो प्योर एल सर्किट में वोल्टेज लीड कर रहा था करंट से π/2 फेज से, प्योर सी सर्किट में करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से π/2 फेज से। ठीक है, इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि वोल्टेज लैग कर रहा है करंट से π/2 फेज से। ठीक है, तो ये लीडिंग लैगिंग अगर आपको निकालना हो तो ये ग्राफ आपके लिए पर्याप्त है, इससे ज्यादा आपको और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। और अगर किसी दो का कॉम्बिनेशन दे दिया जाए, जैसे VL दे दिया जाए, VR दे दिया जाए, मतलब LR सर्किट दे दिया जाए, तो LR सर्किट में वोल्टेज लीड करेगा कि करंट लीड करेगा, अगर ये पता करना है तो देखिए VR इधर है, VL इधर है, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर कहीं आएगा। मतलब आप इन वोल्टेज और करंट को एज अ वेक्टर ट्रीट करते हैं, यहाँ पर ये वेक्टर होते नहीं है, बट वेक्टर की तरह ट्रीट करके ये फेजर डायग्राम और लीडिंग लैगिंग हम पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका VR है, ये आपका VL है, दो वेक्टर यहाँ पर है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर कहीं जाएगा, है ना, और ये इधर जाएगा, और ये आपका हो गया रिजल्टेंट वोल्टेज ड्रॉप भी, जो कि आप वेक्टर के रूल को यूज करके इसको निकाल सकते हैं। ये VL है तो ये भी क्या हो जाएगा, VL, तो ये VR ये VL दोनों बिल्कुल परपेंडिकुलर हैं, तो यहाँ पर ये आ जाएगा V = √VL² प्लस में क्या, VR²। तो ये आपका रिजल्टेंट वोल्टेज हो गया और ये आपका करंट हो गया, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस देखकर पता चल रहा है कि आपका जो वोल्टेज है वो करंट से लीड कर रहा है। LR सर्किट में वोल्टेज करंट से लीड कर रहा है, कितने फेज से लीड कर रहा है अगर ये आपको निकालना है तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है tan phi = परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर मतलब VL और अपान में क्या, अपान में बेस की जगह पर क्या लिखेंगे, VR, और VL की जगह पर I इंटू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V = होता है I इंटू में रेजिस्टेंस। तो अगर हम L सर्किट की बात करें तो I इंटू में रिएक्टेंस, और I इंटू में कौन सा रिएक्टेंस, XL वाला, और VR की जगह पर लिखेंगे I इंटू में R, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब अगर आपको VL और VR पता है तब भी निकाल लीजिए, XL और R पता है तब भी आप निकाल लीजिए, वोल्टेज और करंट के बीच का ये फेज डिफरेंस। ठीक है, तो कोई भी सर्किट होगा फेज डिफरेंस के लिए बस ये डायग्राम याद रहे, इसको यूज करने का तरीका पता रहे तो आप लीडिंग लैगिंग पता कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा यहां पर ये पावर इन AC सर्किट। तो देखिए DC सर्किट में जो पावर लॉस होता है उसका फार्मूला होता है P = V इंटू में I, क्योंकि DC सर्किट में जो वोल्टेज होता है और जो करंट होता है वो कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होती, तो वहां पर तो ठीक है। बट यहां पर AC सर्किट की बात करें तो जहां पर वोल्टेज और करंट दोनों चेंज होता रहता है तो हम एवरेज पावर की बात करते हैं, एवरेज पावर लॉस की बात करते हैं। और एवरेज पावर लॉस जब हम कैलकुलेट करते हैं अल्टरनेटिंग करंट के लिए तो फार्मूला बनता है VRMS IRMS cos phi, जहां VRMS मतलब वोल्टेज का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और IRMS मतलब करंट का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। फार्मूले को अगर आप चाहें तो VRMS = लिखते हैं V0/√2, और IRMS को लिख सकते हैं आप I0 अपान में √2, ये पीक वैल्यू है, ये पीक वैल्यू। ठीक है, तो आप यहां पर चाहे तो ये बात लिख सकते हैं V0/√2, वहां पर लिखेंगे I0/√2, और √2 मल्टीप्लाई होगा कि 2 बनेगा, तो आप इस फार्मूले को लिखेंगे 1/2 V0 I0 cos phi। ठीक है,
तो यहां पर जो पावर लॉस आपको दिख रहा है एसी सर्किट के अंदर, उसमें ये बात पता चल रही है कि वोल्टेज और करंट के साथ साथ ये एक फैक्टर है कॉस फाई, जो ये डिसाइड करेगा कि सर्किट के अंदर कितना पावर लॉस होगा। जो एसी सर्किट है, आर सर्किट, एल सर्किट, सी सर्किट, एलआर सर्किट, ये जो एसी सर्किट है उनके अंदर कितना पावर लॉस होगा, ये डिपेंड करेगा कि उस पर्टिकुलर सर्किट के केस में ये कॉस फाई की वैल्यू कितनी है। यहां फाई वही है फाई जो वोल्टेज और करंट के बीच के फेज डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है ना। तो कॉस फाई नाम का जो फैक्टर है वो ये डिसाइड करेगा कि एसी सर्किट में कितना पावर लॉस होगा। इसी वजह से इस फैक्टर का नाम है पावर फैक्टर, मतलब सर्किट में पावर लॉस डिसाइड करने वाला फैक्टर पावर फैक्टर। और इसका फार्मूला ये कॉस फाई कैसे निकलता है, तो कॉस फाई इज इक्वल टू होता है आर अपान में जेड। ये इन जनरल लिखा हुआ है, इन जनरल ये लिखा हुआ आर अपान जेड, क्योंकि आप देखिए इसी फार्मूले से देख लीजिए, ये आपका वी आर है, और मान लीजिए हम किसी जनरल केस की बात कर रहे हैं जिसमें किसी दो के कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, तो दो के कॉम्बिनेशन के केस में जो हमारा रेजिस्टेंस आता है उसको हम लोग इंपीडेंस जेड बोलते हैं, है ना। और यहां से आप कॉस फाई का फार्मूला यूज करिए, कॉस फाई कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। ये आपका हो गया कितना, वी आर, और ये कितना हो जाएगा, अगर आप इसको निकालना चाहें तो ये वी आर हो गया, ये आपका इस साइड आपका ये वी एल था, यानी ये वी एल था, तो वी आर और ये वी एल, तो यहां से आपका ये रिजल्ट आ जाएगा अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस में क्या, वी एल का स्क्वायर। तो आप यहां पर लिखेंगे कॉस फाई इक्वल टू अंडर रूट वी आर स्क्वायर और प्लस में वी एल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, वी आर को। अब इसको जरा ओपन करिए, वी आर इक्वल टू आई इंटू आर और वी एल इक्वल टू आई इंटू एक्सएल, तो यहां पर आएगा आई स्क्वायर, यहां पर आएगा आई स्क्वायर में से आई स्क्वायर को कॉमन लेकर के आई बाहर निकलेगा, तो यहां बचेगा सिर्फ क्या, आर का स्क्वायर, और यहां बचेगा वी एल की जगह पर आई इंटू एक्सएल लिखा था, तो यहां पर आपका बचेगा एक्सएल का स्क्वायर, और अपान में यहां पर वी आर की जगह पर आई इंटू आर लिखिए, आई से आई कैंसिल हो जाएगा। और ये जो पूरा पार्ट बचा, ये पूरा पार्ट ही तो हमारा इंपीडेंस होता था। इंपीडेंस का मतलब क्या होता था कि अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्ससी होल स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, मतलब किसी भी दो का कॉम्बिनेशन अगर आप लेते हैं तो वो आपका इंपीडेंस बोला जाएगा। अलग अलग लेते हैं तो या तो रेजिस्टेंस बनेगा या तो रिएक्टेंस बनेगा, है ना। आर सर्किट में रेजिस्टेंस बनेगा और एल या सी सर्किट में रिएक्टेंस बनेगा। लेकिन किसी भी दो का कॉम्बिनेशन अगर आपने लिया इस तरीके का तो ये आपका इंपीडेंस बोला जाएगा। तो ये पूरा इंपीडेंस जेड हो गया, तो यहां पर कुछ उल्टा हो रहा है, ये आपका हाँ उल्टा हो गया, हमने फार्मूला उल्टा लिख दिया, कॉस फाई बराबर आधार बटे में कर्ण होगा, तो ये चीज ऊपर रहेगा, ये चीज अपान में रहेगा, ठीक है। तो यहां पर उल्टा लिख लीजिए, कॉस फाई इक्वल टू क्या बन जाएगा, कॉस फाई इज इक्वल टू ये आधार और ये कर्ण, तो आर और अपान में ये जो पूरा टर्म है इंपीडेंस का वो जेड हो जाएगा, तो कॉस फाई इज इक्वल टू आर अपान जेड आ जाएगा, ठीक है। तो cos फाई इक्वल टू आर अपान जेड, ये पावर फैक्टर का फार्मूला है, ये जरूरी है आपके लिए, इसको आप याद रखें। और कभी भी पावर फैक्टर को जल्दी से कैलकुलेट करने के लिए आप इस वाले ट्रायंगल को यहां पर बना लेंगे और इसको बोलेंगे इंपीडेंस ट्रायंगल। ये देखिए ये वी आर है तो इसका मतलब ये आर को रिप्रेजेंट करेगा, ये वी एल होगा तो इसका मतलब ये एक्सएल को रिप्रेजेंट करेगा, या फिर अगर वी एल और वीसी का ये रिजल्टेंट हुआ तब आपका एक्सएल माइनस एक्ससी को रिप्रेजेंट करेगा, कुल मिला के ये रिएक्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये रेजिस्टेंस हुआ, ये रिएक्टेंस हुआ, और इसका जब रिजल्टेंट आप निकालेंगे वो आपका इंपीडेंस हो जाएगा। तो ये आर हुआ, ये एक्स हुआ और ये जेड हुआ। ये एक्स का मतलब यहां पर कुछ भी हो सकता है, एक्सएल हो सकता है, एक्ससी हो सकता है, और दोनों का डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। तो cos फाई इज इक्वल टू या cos थीटा इज इक्वल टू आर अपान जेड, ये आप इंपीडेंस ट्रायंगल से इसको निकाल सकते हैं, और इसके ऊपर सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये टर्म बहुत ही फेमस है, ये पॉपुलर टर्म है पावर फैक्टर। हम यहाँ पर देख लेते हैं एक लास्ट टॉपिक है हमारा उसका एसी वाले चैप्टर का, दैट इज ट्रांसफार्मर। तो जो एसी जो ट्रांसफार्मर होता है वो अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर काम करता है, डायरेक्ट करंट के ऊपर ये काम नहीं करता है, और ये म्यूचुअल इंडक्शन की फेनोमेनन पर बेस्ड होता है, म्यूचुअल इंडक्शन की फेनोमेनन पर बेस्ड होता है आपका ट्रांसफार्मर। इसमें दो कॉइल्स होती हैं, इसमें क्या होता है, दो कॉइल्स होती हैं और एक में हम लोग वेरिएबल करंट फ्लो कराते हैं जिसकी वजह से इसके फ्लक्स में चेंज होता है और उसी से लिंक होता है एक दूसरा कॉइल, है ना। तो इसका ये जो फ्लक्स में चेंज होगा वो ऐसे ट्रेवल करेगा फ्लक्स, जिसकी वजह से इसके फ्लक्स में चेंज हो जाएगा। तो पहले वाले कॉइल में वेरिएबल करंट या अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कराने से इस वाले कॉइल के फ्लक्स में चेंज होता है, जिसकी वजह से यहां पर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाता है, जिसकी वजह से एक करंट फ्लो होने लगता है।
तो ये वाला कॉइल जिसमें हमने करंट दिया था ये प्राइमरी हो गया, और जिसमें हमें आउटपुट मिलेगा वो हमारा सेकेंडरी हो गया। तो ये जो ट्रांसफार्मर होता है इसमें प्राइमरी क्वाइल और सेकेंडरी क्वाइल के जो अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं, यहां जो आपने दिया था और यहां जो आपको आउटपुट मिला है, तो प्राइमरी क्वाइल और सेकेंडरी क्वाइल के जो आपके इंड्यूस्ड ईएमएफ होते हैं वो इनके नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, क्योंकि आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। ये है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फार्मूला, E इज इक्वल टू माइनस में एन डी फाई अपॉन में डी टी। मतलब जितने ज्यादा फेरों की संख्या उतना ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ, है ना। तो ये जो प्राइमरी क्वाइल है और ये जो सेकेंडरी क्वाइल है, अगर आप इनके लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ के फार्मूले लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि ई एस इज इक्वल टू माइनस में एन एस ऐसे करके, और ई पी इक्वल टू माइनस में एन पी डी फाई अपान क्या हो जाएगा ऐसा करके डी टी। और अगर आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कैंसिल होकर के आपको मिलेगा ई एस अपान ई पी इज इक्वल टू एन एस अपान एन पी। तो ई एस अपान ई पी इक्वल टू एन एस अपान एन पी। और यहां पर ट्रांसफार्मर की एक खास बात है कि जितना पावर आप यहां पर देते हैं उतना ही पावर हमें यहां आउटपुट में भी मिलता है। मतलब इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। ये ध्यान रखना है आपको, ट्रांसफार्मर पावर जनरेट नहीं करता है। ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल पावर के जो दो कंपोनेंट हैं वोल्टेज और करंट, उनमें से एक की वैल्यू को इंक्रीज करता है लेकिन दूसरे की वैल्यू को सेम रेशियो में डिक्रीज भी करता है, ताकि दोनों का मल्टीप्लाई करने पर जितना पावर आपने यहां पर इसको प्रोवाइड किया था उतना ही पावर यहां पर मिले। लेकिन आपने जो दिया था हो सकता है उसका वोल्टेज कम रहा हो, उसका करंट ज्यादा रहा हो, और इसमें जब आउटपुट आपको मिला तो उसका वोल्टेज घट गया और करंट क्या हो गया वो बढ़ गया, उल्टा हो गया मतलब। और जो भी आपका हो, मतलब अगर वोल्टेज कम है तो यहाँ वोल्टेज बढ़ जाए, करंट आपका जो है घट जाए, और वोल्टेज अगर ज्यादा है तो यहाँ वोल्टेज घट जाए और करंट जो है बढ़ जाए। तो ये काम करता है ट्रांसफार्मर, पावर को जनरेट नहीं करता है, ठीक है। और अगर आपका ट्रांसफार्मर आइडियल ट्रांसफार्मर है तभी ऐसा होगा, अदरवाइज यहाँ पर बहुत सारे लॉसेस होते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस होता है, कॉपर लॉस होता है और ईडी करंट लॉस होता है। इन सारे लॉसेस की वजह से आपकी बहुत सारी जो आपने इलेक्ट्रिकल पावर दिया है, एनर्जी दिया है, वो यहाँ पर लॉस हो जाता है। तो जो आउटपुट पावर मिलता है वो इनपुट पावर के इक्वल कभी नहीं होता। ये एक आइडियल केस है कि आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए आप बोल सकते हैं कि आउटपुट पावर और इनपुट पावर इक्वल होते हैं, और पावर का फार्मूला होता है V इंटू में I। तो आउटपुट पावर की बात करें तो सेकेंडरी क्वाइल में आउटपुट सेकेंडरी क्वाइल में मिलेगा, तो यहाँ पर हम VI में यहाँ S और S लिख देंगे, और इनपुट पावर हमने प्राइमरी में दिया था जिसको V और I में P और P लिख देंगे। ये आइडियल ट्रांसफार्मर का केस है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ देखिए ES अपान EP या VS अपान VP है, ये वाली वैल्यू आप यहां से भी चाहे निकाल सकते हैं। VS अपान VP ये इधर आके डिवाइड करेगा, इसको इधर ले जाइए, तो आप इसी चीज को ES अपान EP को ही IP अपान IS भी बोल सकते हैं। तो ES अपान EP इक्वल टू NS अपान NP इक्वल टू IP अपान IS। यहाँ सीक्वेंस उल्टा हो गया है। ये जो चीज है इसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करेंगे, इस रेशियो को, सेकेंडरी क्वाइल का इंड्यूस्ड ईएमएफ अपान प्राइमरी क्वाइल का ईएमएफ, और सेकेंडरी क्वाइल में नंबर ऑफ टर्न्स अपान प्राइमरी क्वाइल में नंबर ऑफ टर्न्स। ये रेशियो को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। और आप देखिए अगर आपका ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है, ये जो आपके पास ये ट्रांसफार्मर है, अगर ये दिए गए वोल्टेज को इंक्रीज करने का काम कर रहा है, यहां जो आपने इनपुट के तौर पर वोल्टेज दिया, अगर वो उसको यहां इंक्रीज करके आपको प्रोवाइड कर रहा है, इसका मतलब इसका नाम हो जाएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। मतलब जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाए लेकिन साथ ही साथ करंट को घटाए उसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और जो इसका उल्टा करे कि वोल्टेज को घटाए और पैरेलल आपका करंट को बढ़ाए उसको बोलेंगे स्टेप डाउन। तो ये जो स्टेप अप और स्टेप डाउन है ना, ये वोल्टेज के बेसिस पर नाम रखा गया कि वोल्टेज को बढ़ा रहा है कि घटा रहा है। बाकी साथ साथ करंट का भी उल्टा हिसाब हो रहा है, जैसे ये वोल्टेज को बढ़ा रहा है लेकिन करंट को उसी रेशियो में घटा भी रहा है, ये वोल्टेज को घटा रहा है लेकिन करंट को उसी रेशियो में बढ़ा भी रहा है, क्योंकि ये पावर जनरेट नहीं करता। तो पावर में वोल्टेज और करंट दोनों है, एक को बढ़ाएंगे तो दूसरे को घटाना ही पड़ेगा ताकि वो रेशियो हमेशा कांस्टेंट बना रहे, ठीक है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाता है, करंट को घटाता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को घटाता है और करंट को बढ़ाता है। और यहां से इस रेशियो से आप देख लीजिए और इस फार्मूले से कि ये वोल्टेज कब ज्यादा होगा कब कम होगा, तो ये नंबर ऑफ फेरों पर डिपेंड करता है।
अगर आप चाहते हैं कि सेकेंडरी कॉइल में जो वोल्टेज मिले वो प्राइमरी कॉइल वाले वोल्टेज से ज्यादा हो, तो सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या प्राइमरी कॉइल में फेरों की संख्या से ज्यादा रखनी पड़ेगी। यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर में आपको सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या ज्यादा रखनी पड़ेगी, तभी ज्यादा आउटपुट मिलेगा। तो अगर फेरों की संख्या यहां पर ज्यादा होगी सेकेंडरी कॉइल में प्राइमरी से, तो इसका जब रेशियो आप लेंगे तो आर की जो वैल्यू आएगी वो 1 से ज्यादा आएगी। तो यही बात यहां पर लिख रहा है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए आर की वैल्यू 1 से ज्यादा, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए बिल्कुल इसका उल्टा होगा। वोल्टेज अगर घटाना है तो यहाँ कम फेरे रखिए, तो ये कम होगा, ये ज्यादा होगा, तो डिवाइड करने पर 1 से कम आएगा, तो आर की वैल्यू 1 से कम। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की वैल्यू स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए 1 से ज्यादा और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए 1 से कम होती है। ठीक है, आइडियल ट्रांसफार्मर में जितना आप पावर देते हैं उतना ही पावर आपको आउटपुट के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, ये एसी के ऊपर काम करता है और म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर ये बेस्ड होता है कि एक कॉइल के अंदर आपने वेरिएबल करंट को वेरी किया और दूसरे कॉइल के अंदर उसके फ्लक्स में चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की फिनोमेना हो रही है, तो ये म्यूचुअल इंडक्शन की फिनोमेनन पर बेस्ड है। ठीक है, ये चीज होता है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर आपका ट्रांसफार्मर आइडियल ट्रांसफार्मर है तो उस केस में जितना आप इनपुट पावर दे रहे हैं उतना ही आउटपुट पावर मिलेगा। लेकिन जनरली बहुत टाइप के लॉसेस की वजह से यहां पर आपका एनर्जी जो है वो लॉस हो जाता है, तो जो आउटपुट पावर आपको मिलता है वो इनपुट पावर से होता है कम। अगर आउटपुट पावर इनपुट पावर के बराबर होता तो ये ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी आप लिखते आउटपुट पावर अपान इनपुट पावर दोनों बिल्कुल इक्वल होते, तो ये कैंसिल करके मिलता आपको 1, 100 से मल्टीप्लाई करते तो परसेंटेज में इसकी इफिशियंसी 100% हो जाती। मतलब आइडियल ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी होती है 100%। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना आप इसको इनपुट दिए थे उतना आउटपुट आपको मिलेगा, पूरा पावर उतना ही मिलेगा, बट वोल्टेज और करंट का हिसाब किताब चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ईटा इक्वल टू आउटपुट पावर अपान इनपुट पावर, और अगर ये आइडियल ट्रांसफार्मर है दोनों सेम होंगे तो यहां से रेशियो 1 आएगा, परसेंटेज में 100% आएगा। ठीक है, आउटपुट पावर को आप सेकेंडरी कॉइल के वोल्टेज और करंट के फॉर्म में इस तरीके से और इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो चीज आपने लिखी है कि इफिशियंसी ईटा इक्वल टू 100%, ये एक आइडियल केस है। प्रैक्टिकली ये 90% के आसपास जो बहुत अच्छे होते हैं 90%, 92% इस तरीके का केस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, हाँ, फेजर डायग्राम को एक बार फिर से समझ सकते हैं। फेजर डायग्राम में क्या करना होता है कि आपसे ये पूछा जाएगा, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने सवाल पूछा कि एलसी सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस बताइए। एलसी सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस बताइए। वैसे एलसी सर्किट में दो आंसर आ सकते हैं। तो एलसी सर्किट है मतलब एल प्रेजेंट है और सी प्रेजेंट है, तो एल प्रेजेंट है तो वीएल भी होगा और सी प्रेजेंट है तो वीसी भी होगा। ये वोल्टेज हो गए हमारे पास दो, और ये हमारा करंट हो गया। इसको इग्नोर करिए क्योंकि आर प्रेजेंट नहीं। अब इस वीएल और वीसी में से दोनों बातें हैं कि कौन इसमें से ज्यादा है कौन कम है। तो मान लीजिए वीएल वाली जो वैल्यू है वो वीसी से क्या है, ज्यादा है। तो अगर वीएल वाली वैल्यू वीसी से ज्यादा है तो ये वाला वेक्टर इस वाले वेक्टर से ज्यादा हो गया, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा इनके डिफरेंस के बराबर आएगा। पहली बात तो अपोजिट डायरेक्शन में, और ये ज्यादा है तो इसका मतलब जो इनका डिफरेंस आएगा वो इस तरफ आएगा, और इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी वीएल और माइनस में वीसी के बराबर, क्योंकि वीएल बड़ा है इसलिए वीएल में से वीसी को माइनस कर रहा हूं। तो ये हो गया इन दोनों का रिजल्टेंट वोल्टेज, और साफ साफ दिख रहा है कि ये जो वोल्टेज है ये इस वाले करंट के साथ आगे चल रहा है, और कितना एंगल इसके और इसके बीच का एंगल कितना है, पाई/2। मतलब एलसी सर्किट में अगर वीएल की वैल्यू वीसी से ज्यादा है तो वोल्टेज करंट से पाई/2 फेज से लीड करेगा। और अगर इसका उल्टा ले लें कि वीएल की वैल्यू कम हो जाए वीसी से, वीएल की वैल्यू कम हो जाए वीसी से, या उल्टा कह दीजिए वीसी की वैल्यू ज्यादा हो जाए वीएल से, अगर वीसी ज्यादा हो जाए, ये ज्यादा हो जाए इससे, तो इसका और इसका रिजल्टेंट नीचे की तरफ आएगा, और ये जो वेक्टर हम बना रहे हैं इसका नाम होगा वीसी माइनस में वीएल। तो दोनों वोल्टेज का ये हो गया रिजल्टेंट वोल्टेज और ये हो गया करंट। तो इसमें दिख रहा है करंट आगे है, वोल्टेज अभी यहीं पर है, तो यानी करंट यहां पर पाई/2 फेज से लीड करेगा। इस केस में वोल्टेज लीड कर रहा था पाई/2 फेज से, और इस केस में करंट लीड कर रहा है पाई/2 फेज से। तो यही चीज आपसे किसी भी सर्किट के लिए पूछ सकते हैं, एलसी सर्किट, एलआर सर्किट, सीआर सर्किट, कोई भी केस करके आपसे पूछ सकते हैं। जैसे एक और केस समझते हैं। मान लीजिए अगर हमसे पूछा जाए एलआर सर्किट के केस में, एलआर सर्किट के केस में, या इसको लेते हैं एलआर तो भी समझाता, तो अगर हम सीआर सर्किट की बात करें, सीआर सर्किट में कौन लीड करता है, कौन लैग करता है और कितना करता है।
तो सी आर सर्किट है तो मतलब सी ये वाला प्रेजेंट होगा और आर है तो ये भी प्रेजेंट रहेगा, ये वोल्टेज है दोनों, और ये करंट हो गया सर्किट का। तो ऐसे में आपको इसका और इसका रिजल्टेंट निकालना होगा जो कि इधर की तरफ आएगा, है ना, इधर की तरफ आएगा रिजल्टेंट। और ये आपका अगर वेक्टर, ये वेक्टर वी एल है, वी आर है, और ये वेक्टर वी सी है, तो यहां से हम बिल्कुल इसके पैरेलल एक वेक्टर बनाए तो इसका भी नाम क्या हो जाएगा, इसका भी नाम हो जाएगा वी सी, और ये एंगल हो गया 90 डिग्री का। तो यहां पर ये जो वेक्टर हमने दिखाया, ये वेक्टर है इन दोनों वोल्टेज का रिजल्टेंट वोल्टेज। तो रिजल्टेंट वोल्टेज जो है वो करंट के से पीछे ही है, पीछे ही है यहां पर। तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि एलआर सर्किट में वोल्टेज जो है वो करंट से लैग करता है, पीछे रहता है। वोल्टेज जो है वो करंट से लैग करता है, लेकिन कितने एंगल से लैग करता है अगर ये पता करना है तो आप लिखेंगे फार्मूला tan फाई, tan वाला ही फार्मूला लिखना है आपको। tan फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर में है वीसी और बेस में कौन है, ये आपका वी आर, और वीसी को आप लिखेंगे आई इंटू में एक्सी और वी आर को लिखेंगे आई इंटू में आर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। क्वेश्चन में आपको एक्सी और आर की वैल्यू दी जाएगी ताकि आप फाई की एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर सकें, ठीक है, फाई की एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर सकें, इसलिए इसमें से कोई एक वैल्यू आपको, दोनों वैल्यू दी जाएंगी। बट ये बात तो क्लियर हो गया कि वोल्टेज जो है वो लैग कर रहा है करंट से, ठीक है। तो यही लीडिंग और लैगिंग ही आपसे पूछा जाएगा डिफरेंट सर्किट के केस में। तो सिर्फ आप ये वाला डायग्राम याद रखें, वीएल ऊपर होता है, वीसी नीचे होता है और वी आर इस साइड होता है, ठीक है, करंट के डायरेक्शन में, ठीक। हाँ, तो सारे लोग बोल रहे हैं कि क्वालिटी इस साइड से बिल्कुल ठीक है, तो आप अपनी मोबाइल में क्वालिटी को चेंज करिए तो सही आपको दिखेगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पर आ गए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टॉपिक के ऊपर, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टॉपिक से पॉसिबिलिटी ज्यादा बनती है क्वेश्चंस के आपसे पूछे जाने की, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट आपके सिलेबस में बहुत शॉर्ट में है, खास करके वो रेजोनेंस वाला जो सेक्शन है वही मेंशन किया गया है, और पॉसिबिलिटी होती है कि वहीं से सवाल भी पूछा जाए। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं और पूछे गए भी हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ। आपको पता है ये जो आपका एम्पियर सर्किटल लॉ है वो बता रहा था किसी भी वायर में अगर आप करंट फ्लो करेंगे तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगा, वो ऐसे निकलेगा बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, जो इसके अंदर से पास हो रहा है। तो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये हो गया एम्पियर सर्किटल लॉ, जो ये बोलता है कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो करेंगे तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, ठीक है। फिर मैक्सवेल ने क्या किया कि मैक्सवेल ने एक डिस्प्लेसमेंट करंट नाम की चीज को डिस्कवर किया, और उन्होंने एक चीज यहां पर देखा, अगर हम एक्सपेरिमेंट वाला शॉर्ट में सेटअप समझ लें थोड़ा सा, कि यहां पर इन्होंने बैटरी की हेल्प से, ये कैपेसिटर है, इसको कनेक्ट कर दिया। अब इस कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में यहां पर कुछ भी नहीं है, खाली है, और यहां से इस बैटरी की वजह से इसमें मान लीजिए वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है। तो जब वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है तो यहां तो मैग्नेटिक फील्ड का बनना तो सही है, लॉजिकल है। इन्होंने बोला भी था कि बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, मतलब अगर आप करंट फ्लो कराएंगे वायर के अंदर तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो करंट फ्लो हो रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था, मैग्नेटिक नीडल रखेंगे तो उसमें डिफ्लेक्शन मिलेगा, तो इससे वेरीफाई हो गया कि चलिए इधर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। लेकिन इन कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में भी अगर आप मैग्नेटिक नीडल रखते हैं तो आपका मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट होता है। इसका मतलब कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में जहां कोई वायर कनेक्ट नहीं है वहां भी मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, जबकि वहां पर कोई भी डायरेक्ट जो है चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा है, करंट का फ्लो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये चीज को मैक्सवेल ने कंफर्म किया और ये बताया कि जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की फेनोमेना में किसी भी कॉइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, तो वहां पर एक करंट फ्लो होने लगता है, और करंट फ्लो होने का मतलब चार्ज फ्लो होने लगता है। चार्ज फ्लो होने का मतलब, अब चार्ज फ्लो होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फ्लो होगा, निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फ्लो होगा।
तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से क्या बात क्लियर हुई कि मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्रिएट हो जाएगा या इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट हो जाएगा। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। मैक्सवेल ने उसका बिल्कुल उल्टा एज्यूम किया कि नेचर में चूंकि सिमेट्री की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है तो बिल्कुल उसका उल्टा भी पॉसिबल होना चाहिए, और वही चीज यहां देखने को मिली कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा था। और किस वजह से हो रहा था कि बैटरी की वजह से ये आपका कैपेसिटर जैसे जैसे चार्ज होता गया, ये पॉजिटिवली और ये निगेटिवली, वैसे वैसे यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होते होते इंक्रीज होता गया, और इसी वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ था। कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में क्या हुआ, जैसे जैसे ये करंट फ्लो हो रहा है तो ये आपका पॉजिटिवली चार्ज होता जा रहा है, ये निगेटिवली चार्ज होता जा रहा है। तो जैसे जैसे इनकी प्लेटों के ऊपर चार्ज बढ़ रहा है, कैपेसिटर आपका चार्ज होता जा रहा है, वैसे वैसे अब चार्जेस बढ़ेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी धीरे धीरे स्ट्रांग होता जाएगा। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी हो रहा था। तो जैसे जैसे चार्जिंग इसकी बढ़ रही थी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता जा रहा था, और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ था। जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बदलना रुक जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड भी गायब हो जाएगा। तो इससे ये कंफर्म होता है कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से प्लेटों, ये कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ही बनता है। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, बिल्कुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अपोजिट, जहां चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा था। ठीक है, और वो हम अभी मैक्सवेल के इक्वेशन से भी इस बात को समझेंगे। ठीक है, तो इस चीज को इन्होंने, मैक्सवेल ने एक करंट से एसोसिएट कर दिया कि जैसे यहां पर करंट है और करंट की वजह से उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, बिल्कुल वैसे ही चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। मतलब जो इफेक्ट हमें यहां पर मिल रहा है वो एक करंट के जैसा ही इफेक्ट मिल रहा है। जैसे करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है वैसे यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, मतलब करंट वाला ही इफेक्ट मिल रहा है। और इसका नाम इन्होंने रख दिया क्या, डिस्प्लेसमेंट करंट। मैक्सवेल ने ये बोल दिया कि इस कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। तो वायर में जो करंट फ्लो हो रहा था उसका नाम कंडक्शन करंट, और कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में जो इन्होंने करंट का नाम दिया, एक्चुअल में कोई करंट नहीं है, जो एक्चुअल में तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में जो इन्होंने करंट का नाम दिया उसका नाम हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट करंट। तो कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से, और इस वायर में जो आया वायर के चारों तरफ वो कंडक्शन करंट की वजह से। और अगर दो दो करंट की बात अब यहां पर आ गई तो मैक्सवेल ने कहा कि जो एम्पियर का सर्किटल लॉ है कि B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड जो यहां पर बना, यहां जो मैग्नेटिक फील्ड बना वहां के लिए हम ये फार्मूला कैसे यूज करें, क्योंकि यहां पर तो ये वायर वाला करंट तो है नहीं, कंडक्शन वाला करंट तो है नहीं। तो कंडक्शन वाला करंट नहीं है, चार्ज के फ्लो होने वाला जो करंट है वो नहीं है यहां पर, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो है, हमें यही इक्वेशन यूज करना है। तो हमें यहां पर भी कुछ एक करंट बनाना पड़ेगा, उस करंट का नाम इन्होंने रख दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। बट अगर आप ये इक्वेशन लिखेंगे तो ये इक्वेशन सिर्फ यहां पर काम करेगा। तो मैक्सवेल ने इस पूरे इक्वेशन को, ये जो आपका उनका एम्पियर का जो सर्किटल लॉ था कि B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट आई, आई का मतलब वायर में फ्लो होने वाला करंट जिसका नाम आप कंडक्शन करंट है, मैक्सवेल ने कहा कि इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना, करेक्शन करना होगा कि जहां आई लिखा है वहां IC प्लस ID करिए, वायर में फ्लो होने वाला करंट प्लस इन प्लेटों के बीच में फ्लो होने वाला डिस्प्लेसमेंट करंट, क्योंकि दोनों एक साथ तो कभी प्रेजेंट होंगे नहीं। तो दोनों अगर एक साथ प्रेजेंट नहीं होंगे तो वायर वाली जब बात होगी तो हम इस वाले पोर्शन को जीरो रख लेंगे, तब हमारा ये इक्वेशन बन जाएगा जो पहले हुआ करता था। और जब कैपेसिटर की बात होगी तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को जीरो कर लेंगे तो हमारा ये इक्वेशन बन जाएगा, और इससे भी हमें मैग्नेटिक फील्ड यहां पर मिलने लगेगा। ठीक है, तो मैक्सवेल ने क्या किया कि एम्पियर के सर्किटल लॉ में एक करेक्शन किया, डिस्प्लेसमेंट करंट नाम की चीज को बता करके। अगर एग्जाम में हो सकता है ये भी सवाल पूछ ले कि डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, मैक्सवेल ने दिया था। ठीक है, B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट आई वहां पर होता था, यहां पर आई, उस आई का मतलब जो आई लिखा करते थे उस आई का मतलब टोटल करंट होगा, जिसका मतलब होगा कंडक्शन करंट प्लस में डिस्प्लेसमेंट करंट। दोनों एक साथ कभी भी प्रेजेंट नहीं होंगे, जहां ये प्रेजेंट होगा वहां ये जीरो होगा, जहां ये प्रेजेंट होगा वहां ये जीरो होगा। और रही बात, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एक सवाल भी हम करेंगे अभी लास्ट में, कि वायर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा था, वायर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा था
उसकी वजह से जो आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा था इसके चारों ओर, वही मैग्नेटिक फील्ड आपको यहां भी मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट करंट की बात कर रहे हैं उसकी वैल्यू बिल्कुल इस कंडक्शन करंट की वैल्यू के बराबर होती है। ठीक है, बस यहां पर ये लोग ये काम करती है अपना, और यहां अंदर की तरफ डिस्प्लेसमेंट करंट अपना काम करती है, और काम बिल्कुल एग्जैक्ट वही कर रही। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि पूरे सर्किट के अंदर जब आप वायर के सेक्शन वाली बात करेंगे, कनेक्टिंग वायर के बीच में, तो जो आपका कंडक्शन करंट है वो प्लेटों के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट करंट होगा उसकी वैल्यू की बिल्कुल इक्वल निकल के आएगी, बिल्कुल इक्वल निकल के आएगी। अब आप कहेंगे अगर इक्वल निकल के आएगी तो IC इक्वल टू अगर ID है तो यहां रख दीजिए, 2 टाइम्स करके लिख लीजिए फार्मूले में। ऐसा नहीं कर सकते ना, क्योंकि दोनों एक साथ कभी प्रेजेंट होंगे ही नहीं। बस हम ये बोल रहे हैं कि यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी करंट की, वही वैल्यू यहां से भी निकल के आएगी। ये बहुत ही स्पेशल एक प्रॉब्लम है, एक क्वेश्चन है ये, जिनको हम आज की इस क्लास में ही करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए। चलिए नेक्स्ट है यहां पर हमारा ये फार्मूले की अगर बात कर लें कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट की, तो कंडक्शन करंट का फार्मूला आप पहले से भी जानते हैं, dq/dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये कंडक्शन करंट के लिए एक्सप्रेशन होगा। जो डिस्प्लेसमेंट करंट की बात कर रहे हैं कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में, वो डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी चेंज होगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी चेंज होगा। तो हमने यहां पर लिख दिया क्या, ये फार्मूला इसका है ID इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट d phi e अपॉन dt। यहाँ phi e का मतलब यही है, phi e का मतलब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी E डॉट A। ठीक, तो एप्सिलॉन नॉट d phi e अपॉन में dt, कि dt टाइम में अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स में d phi e का चेंज हो रहा है, उसमें अगर एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दें तो ये पूरा जो टर्म आएगा वो एम्पियर में आपको मिलेगा। ये पूरा आपका करंट का टर्म हो जाएगा, इसका नाम होगा डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज या इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होने की वजह से, और कंडक्शन करंट चार्ज की फ्लो होने की वजह से। ठीक है, चलिए, तो ये पॉइंट आपका हो गया। यहां से एक छोटे मोटे सवाल आते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सिंपल सा है कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यहां पर क्या बोल रहा है कि बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये कंजर्वेशन के चार्ज के कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड है। और ये क्या बोलता है कि अगर मान लीजिए आप ऐसा कोई एक वॉल्यूम लेते हैं और इस वॉल्यूम के अंदर कुछ चार्ज यहां पर इकट्ठा है, कलेक्ट है, तो वहां से जो चार्जेस के बाहर निकलने का जो रेट होगा वो रेट यहां पर है डेल डॉट जे, जे मतलब करंट डेंसिटी। ये जो टर्म है वो बता रहा है आपको रेट ऑफ आउटवर्ड फ्लो ऑफ चार्ज। ये टर्म जो है वो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, आउटवर्ड फ्लो ऑफ चार्ज। तो अगर हम रेट ऑफ फ्लो, आउटवर्ड फ्लो ऑफ चार्ज की बात करें कि जिस रेट से यहां से चार्ज बाहर निकल रहा है, तो यहां पर देखिए इस चीज को अगर आप इसको ट्रांसपोज करिए उस साइड तो ये पूरा हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस में डी रो अपान में dt, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज डेंसिटी। मतलब अगर करें कि अगर रेट ऑफ आउटवर्ड फ्लो ऑफ चार्ज, आउटवर्ड बाहर की तरफ चार्ज के बाहर निकलने की जो रेट है वो जैसे जैसे बढ़ेगी या चेंज होगी, वैसे वैसे इसके अंदर जो चार्ज स्टोर था वो चार्ज की वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज होगी। तो ये तो बड़ी सिंपल सी बात है कि उसके अंदर अगर आपने 100 कूलाम चार्ज रखा है और जितना तेजी से आप 100 कूलाम में से बाहर की तरफ फेंकने लगेंगे उतना तेजी से अंदर की तरफ घटने भी लगेगा। तो रेट ऑफ आउटवर्ड फ्लो ऑफ चार्ज इज इक्वल टू रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ द चार्ज डेंसिटी इन क्लोज्ड सरफेस जो भी है वॉल्यूम है उसके अंदर का। तो जितने रेट से इससे चार्ज बाहर निकलेगा उसी रेट से इसके अंदर का चार्ज डिक्रीज भी होगा। तो इस तरह से ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड है। इस इक्वेशन का नाम है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये इक्वेशन ही आपसे पूछते हैं कि इन चारों में से कौन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी नहीं वो वाटर वाला, ठीक है ना, बर्नौली के थ्योरम वाले चैप्टर में, ये चार्ज वाले केस का है। और ये भी पूछते हैं कि ये किसके ऊपर बेस्ड है, तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, कई बार डेल डॉट जे इक्वल टू जीरो की बात करते हैं, तो ऐसे में अगर ये रो वाला पोर्शन यहां पर जीरो है, रो वाला पोर्शन अगर जीरो है, आपको दिया जाएगा कि यहां पर कोई चार्ज अगर नहीं है, फ्री स्पेस की बात हो रही है, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो डेल डॉट जे इक्वल टू जीरो हो जाएगा, है ना। इस रूप में भी ये देखने को मिल सकता है। ठीक,
चलिए नेक्स्ट है हमारा मैक्सवेल इक्वेशन। और मैक्सवेल ने क्या किया था कि पूरी इलेक्ट्रिसिटी और पूरे मैग्नेटिज्म को एक दूसरे से प्रॉपर रिलेट करने के लिए, जैसे फिजिक्स के हर एक ब्रांच को डील करने के लिए कुछ खास इक्वेशंस होते हैं जिनके ऊपर वो पूरा ब्रांच जो है वो बेस्ड होता है। जैसे मैकेनिक्स, हमारा न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, वो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उन दोनों के ऊपर पूरा मैकेनिक्स हमारा बेस्ड होता है। ठीक है, इसी तरह से थर्मोडायनेमिक्स हमारा लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर बेस्ड होता है। तो वैसे ही पूरी की पूरी जो इलेक्ट्रिसिटी है और पूरा का पूरा जो मैग्नेटिज्म वाला पोर्शन है, ये दोनों की अगर हम बात करें आपस में कैसे रिलेट करते हैं और किस इक्वेशन से इनको हम डील कर सकते हैं, उस चीज के लिए मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन बताए। उन्हीं चारों इक्वेशंस का नाम है मैक्सवेल्स इक्वेशन। और ये वही चारों इक्वेशन है जो आप पहले पढ़ चुके हैं। मतलब पूरी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को अगर आपस में रिलेट करना है, कनेक्ट करना है, तो यही वो 4 इक्वेशंस हैं जिनसे आप इनके बीच का रिश्ता समझ सकते हैं। तो पहला है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरा है गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म या मैग्नेटोस्टैटिक्स, और तीसरा है आपका फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और लास्ट है आपका एम्पियर का मैक्सवेल सर्किटल लॉ। मतलब एम्पियर सर्किटल लॉ में जो मैक्सवेल ने करेक्शन करके दिया था वो। तो ये 4 इक्वेशन है जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को आपस में रिलेट करते हैं। ठीक है, और गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक या गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट डी एस इक्वल टू रो अपान सिग्मा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, वो फार्मूले का यहाँ पर डिफरेंशियल फॉर्म लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यही डिफरेंशियल वाला फॉर्म याद कर लेना, ये ज्यादा जरूरी होता है। वैसे दोनों याद हो जाए तो अच्छा है। तो डिफरेंशियल फॉर्म गॉस के लॉ का ये फार्मूला होता है डेल डॉट ई इक्वल टू रो अपान एप्सिलॉन नॉट। इसी तरीके से गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स का भी आपने देखा था, डेल डॉट बी इक्वल टू 0, जो बोलता है मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तीसरा है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें आपने देखा था कि किसी भी कॉइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज किया जाए तो वहां इंड्यूस्ड करंट बनने लगता है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करता है। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डिफरेंशियल फॉर्म बता रहा है। और एम्पियर का मैक्सवेल सर्किटल लॉ अभी अभी हमने यहां पर डिस्कस किया, जो ये बोलता है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज करते हैं, अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स में यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स भी चेंज होगा, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। तो यहां पर कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में यही हो रहा था कि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा था, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा था। ठीक है, तो ये चारों के चारों इक्वेशन आपको याद करने होंगे। इनका आपको इंटीग्रल फॉर्म भी याद करना होगा, डेरिवेशन नहीं करना है। और एग्जाम में जनरली आपसे पूछ लेते हैं कि इसमें कौन मैक्सवेल का इक्वेशन है, कौन नहीं है, ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सारी बातें आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चारों इक्वेशन आपको याद कर लेना है बारी बारी से। मैक्सवेल के इक्वेशन हो गए। अब हम लोग जल्दी से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कुछ प्रॉपर्टीज हैं और वेव के इक्वेशन वगैरह की बात कर लें। देखिए, किसी भी प्रोग्रेसिव वेव की बात करें, जो वेव आगे लगातार बढ़ रही है, उस वेव का आपने जनरल इक्वेशन पढ़ा हुआ था जब हम वेव वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तब, है ना। तो कोई एक मैकेनिकल हमारा जो प्रोग्रेसिव वेव था उसके केस में आपने ऐसे फार्मूला लिखा था, डेल स्क्वायर वाई माइनस में 1 अपान वी स्क्वायर और डेल स्क्वायर वाई अपान डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या फिर इसको उस साइड ले जाकर के माइनस को प्लस कर लीजिए। ये किसी भी प्रोग्रेसिव वेव का जनरल इक्वेशन था। लेकिन अगर बात हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन होता है और मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन होता है। तो यहां पर जो हम डिस्प्लेसमेंट वाला टर्म लिख रहे थे वहां पर अब हम लिखेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ये चीज लिखेंगे। और ये चीज देखिए, ये बिल्कुल एज इट इज है। जहां पर फिर से ये यू था वहां पर हमने ई लिखा या वहां पर हमने ई लिखा, बाकी चीजें एज इट इज है। बस आप कहेंगे कि यहाँ पर तो 1 अपान वेलोसिटी स्क्वायर था, तो आपने पीछे पढ़ा हुआ है कि v इज इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट क्या होता है, c इक्वल टू होता है 1 अपान अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। मतलब अगर आप फ्री स्पेस या वैक्यूम में वेव की स्पीड की बात करते हैं तो ये फार्मूला होगा। लाइट वेव की बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें, ये फार्मूला होता है। तो अगर हम किसी मीडियम के अंदर बात करेंगे तो मीडियम की परमिटिविटी यूज करेंगे, और मीडियम के अंदर जो उसकी स्पीड आएगी वो लाइट की स्पीड से कम होगी, अलग होगी। हमने इसको सिंबल भी दिया था। तो किसी भी मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात हो रही है, 1 अपान वी स्क्वायर यहां लिखना था,
तो अगर आप इसको 1/v की वैल्यू निकालें तो ये बन जाएगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन, स्क्वायर कर लीजिए तो रूट यहां से हट जाएगा, 1/v स्क्वायर की जगह पर हम म्यू एप्सिलॉन लिख सकते हैं, वही चीज यहां पर किया गया। ठीक है, जहां जहां u लिखा था वहां वहां e लिख लेना है, और जो ये 1/v स्क्वायर था उसको हमने म्यू एप्सिलॉन लिख लिया है। ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन के लिए। बिल्कुल वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड का भी ऑसिलेशन हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए आप इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, और ये फिर से वो सेम चीज आ जाएगी। और ये फार्मूला हम कब यूज कर रहे हैं, जब हम नॉन कंडक्टिंग मीडियम की बात कर रहे हैं तब। जब हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी नॉन कंडक्टिंग मीडियम से पास हो रहा है तो उसके इक्वेशन को आप ऐसे लिखेंगे। लेकिन अगर फ्री स्पेस से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पास हो रहा है तो फ्री स्पेस के केस में जहां म्यू था वहां म्यू नॉट, जहां एप्सिलॉन था वहां पर एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, बाकी कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये इक्वेशंस को लिखने का जो तरीका है उसके लिए आप बस ये जनरल इक्वेशन याद कर लीजिए। u की जगह पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर या मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर लिख लेंगे तो आपका इक्वेशन आपको याद हो जाएगा। ठीक है, फ्री स्पेस में और नॉन कंडक्टिंग में इक्वेशन ऐसा आता है। और अगर हम किसी कंडक्टिंग मीडियम के अंदर बात करें तो एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाता है जिसको हम डैम्पिंग टर्म बोल सकते हैं, और वो एक्स्ट्रा टर्म यहां पर ये, वैसे यहां पर भी हो जाएगा म्यू इंटू में सिग्मा इंटू डेल ई अपान में डेल टी। अब वहां पर जो सिग्मा है वो मीडियम की कंडक्टिविटी है, ये जो सिग्मा है वो मीडियम की कंडक्टिविटी है, तो फ्री स्पेस के लिए उसकी वैल्यू 0 हो गई है ना, फ्री स्पेस के लिए सिग्मा की वैल्यू 0 हो गई, नॉन कंडक्टिंग मीडियम के लिए भी सिग्मा की वैल्यू 0 हो गई। तो वो दोनों टर्म इसलिए यहां पर इन दोनों इक्वेशंस में नहीं आए। तो आप ये कह सकते हैं कि ये इक्वेशन को हम इन जनरल ले सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इस वाले इक्वेशन को हम इन जनरल ले सकते हैं, बट जब हम फ्री स्पेस की बात करेंगे, नॉन कंडक्टिंग की बात करेंगे, ये वाले टर्म के 0 होने की वजह से ये पूरा टर्म यहां से गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहां पर एक डैम्पिंग वाला टर्म एक्स्ट्रा है, बाकी सारी चीजें एज इट इज है जैसी आपकी यहां पर लिखी हुई थी वेव की इक्वेशन। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का अगर हम इस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का जो ऑसिलेशन होता है वो हमेशा सेम फेज में होता है। देखिए, जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर मैक्सिमम था उस टाइम मैग्नेटिक फील्ड भी आपका मैक्सिमम था, इलेक्ट्रिक फील्ड घट गया मैग्नेटिक फील्ड भी घट गया, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया। नेक्स्ट, अब यहां पर फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ना स्टार्ट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी आपका बढ़ना स्टार्ट हो रहा है। एक को हमने दिखाया है पॉजिटिव नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, एक को हमने दिखाया है पॉजिटिव नेगेटिव जेड डायरेक्शन में, और ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हुए एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन यानी एक्स की डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे आप देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला वाइब्रेशन है ये ऐसे 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 ऊपर था, मतलब पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा था, तो जैसे ये अपना ये डायरेक्शन चेंज करेगा तो अब ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन से निगेटिव वाई डायरेक्शन में चला गया, यही आपका ई, यही आपका ई। निगेटिव के बाद फिर से ये पॉजिटिव में जाएगा, तो देखिए पॉजिटिव वाई डायरेक्शन बिल्कुल हम स्ट्रेट खींच रहे हैं इसको, और फिर से ये नीचे की तरफ चला गया, ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड आपका पॉजिटिव और नेगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग ऑसिलेट कर रहा है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड आप देखिए पहले पॉजिटिव जेड एक्सिस के डायरेक्शन में इसको खींचा और यहाँ पर फिर ये नेगेटिव जेड एक्सिस के डायरेक्शन में, तो इसलिए इसको बेंड कर दिया है। यहाँ पर देखिए इसको भी ऐसे बेंड करके इधर खींचा हुआ है, इसको इधर बेंड करके खींचा हुआ है, मतलब ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव और नेगेटिव वाई डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, और ये दोनों इस तरीके से ऑसिलेट करते हुए पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी डायरेक्शन ऑफ जो प्रोपागेशन है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन वो वेक्टर ई के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है और वो वेक्टर बी के भी डायरेक्शन के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। जो एक्स डायरेक्शन है वो वाई और जेड के साथ परपेंडिकुलर है, तो एक्स डायरेक्शन में ही डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव है, जो वेव के प्रोपागेशन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा के, वो के जो है वो इस ई के भी परपेंडिकुलर है और इस बी के भी परपेंडिकुलर है। और बी और एच की अगर बात करें तो डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं होता है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू में म्यू का फैक्टर आता है, म्यू इक्वल टू होता है बी बाई में एच। तो यहां से आप बी को लिख सकते हैं क्या, या एच को लिख सकते हैं कितना, एच इक्वल टू हो जाएगा बी अपान में म्यू। ठीक है, तो जो आपने बी के बारे में बोला है वही सेम चीज आप एच के बारे में भी बोल सकते हैं, बस बी वाली वैल्यू को म्यू से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में बी मेंशन नहीं होता, एच के बारे में बात होगी, तो जब भी एच के बारे में बात होगी तो आप ध्यान रखिएगा कि एच कुछ और नहीं है, बस बी का म्यू टाइम्स अगर आप फैक्टर ले लेते हैं, सॉरी 1 अपान म्यू टाइम्स फैक्टर ले लेते हैं, वही आपका एच बन जाता है। ठीक, तो आप कह सकते हैं कि जो के है वो ई के
और h के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। h बोलिए चाहे b बोलिए, सिर्फ ये म्यू वाले न्यूमेरिकल वैल्यू का डिफरेंस आएगा, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ट्रांसवर्स नेचर, कि वेव के जो कंपोनेंट हैं, वेव का जो ऑसिलेशन हो रहा है, उस ऑसिलेशन के बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये आगे बढ़ रहा है। ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव में यही डिफरेंस है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो ऑसिलेशन होता है पार्टिकल का या कंपोनेंट का वेव के, वो उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में वेव आगे बढ़ती है। और ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है कि ऑसिलेशन जो होता है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन के बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। जैसे तालाब में जो पानी है उसमें वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जो ऑसिलेट कर रहे हैं मीन पोजीशन से ऊपर नीचे वाई की वैल्यू बदल रही है, वो जो ऑसिलेशन हो रहा है वेव उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर आगे जा रहा है, तो वो एक ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल है। बट स्प्रिंग में जो ऑसिलेशन होता है, साउंड वेव में जो ऑसिलेशन होता है, वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन के अलोंग ही होता है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव के एग्जांपल है। तो उस हिसाब से, उस डिफिनीशन से आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो ऑसिलेशन हो रहा है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो रहा है, इसलिए ये भी नेचर में क्या है, ट्रांसवर्स है, नेचर में ट्रांसवर्स है। और इसके ट्रांसवर्स होने के इस नेचर को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये यहां पर आप देख सकते हैं, पहले हम यहां पर आपको दिखा दें फिर वापस आते हैं। यहां पर ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो आपका ई वेक्टर होता है, एच वेक्टर होता है और के वेक्टर होता है, वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब किसी भी दो का डॉट प्रोडक्ट करिए, आपने वेक्टर में ये रूल पढ़ा होगा कि अगर दो वेक्टर बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाएं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो ही आता है। तो ये तीनों वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो किसी भी दो का डॉट करेंगे आपको हमेशा क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। ये ट्रांसवर्स नेचर की वजह से हम ऐसा लिख पा रहे हैं, ठीक है। बाकी एक रिलेशन ये है कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर निकालना हो वेक्टर के फॉर्म में, तो k क्रॉस ई इक्वल टू ओमेगा, ये फार्मूला होता है। और अगर इसका उल्टा हो जाए कि मैग्नेटिक फील्ड पता हो और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर निकालना हो, तो जैसे ये वाला लिखा था बिल्कुल वैसे ही लिखना है, लेकिन माइनस सी स्क्वायर वाला फैक्टर यहाँ पर आ जाएगा। अगर माइनस आप हटा देंगे, खाली सी स्क्वायर लिखेंगे, तो ये जो k क्रॉस बी है वो b क्रॉस k बन जाएगा। तो b क्रॉस k और अपान में क्या आ जाएगा, ओमेगा, ठीक है। तो E से B निकालना और B से E निकालना ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, खास करके ये पीजीटी के आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी पॉसिबिलिटी है कि इस रिलेशन के ऊपर कोई प्रॉब्लम आपसे पूछ ले, ठीक है। चलिए, खैर हम जहां पर थे उसके आगे बढ़ते हैं। ये पूरा हमारा हो गया। अब एक बहुत ही फेमस सा सवाल है, लेकिन बहुत ही आसान सा सवाल है, इसके पहले भी कई बार जिक्र हो चुका है कि आपको एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कुछ एक नाम दिए जाएंगे कि गामा रेज, एक्स रेज, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, ये सब, ये वेव, वो वेव, ऐसे करके सब नाम दिया जाएगा। और आपसे कहा जाएगा इसमें से सबसे ज्यादा वेवलेंथ, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली कौन सी वेव है। या तो आपसे कहा जाएगा इन चारों को वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में चेंज करिए या इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में चेंज करिए, ऐसा आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। और उसके लिए आपको बस यही सीक्वेंस याद कर लेना है पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम के लिए। ये जो स्लाइड है, यहां से एक से दो बहुत ही आसान सवाल आते हैं जो कोई भी कर सकता है अगर उसको ये सीक्वेंस खाली याद हो। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को याद करने का ये तरीका है, और वो तरीका क्या है कि आप ऐसे याद कर लेंगे कि गाए यूवी इन माई रेडियो, है ना। ये एग्जाम्पल आपको पता है कि मान लीजिए मतलब आपका रेडियो स्टेशन है और आपके रेडियो स्टेशन में आपने यूवी को जानते होंगे, जिन्होंने, है ना, 6 बॉल में 6 छक्के मारे थे। तो अगर आपने उनको अपने यहाँ इनवाइट किया है और आपने उनसे ऑडियंस की रिक्वेस्ट पर एक गाना गाने के लिए बोला, तो उन्होंने एक गाना गा दिया और आप बाद में इसी बात को सबसे बता रहे हैं कि गाए यूवी इन माई रेडियो, कि युवराज सिंह आए थे और उन्होंने मेरे रेडियो स्टेशन में आकर के गाना गाया है। तो गाए यूवी इन माई रेडियो, ये सीक्वेंस से आपको ये याद हो जाएगा कि जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर जितने भी उसके कंपोनेंट हैं, उनके वेवलेंथ या उनकी फ्रीक्वेंसी का प्रॉपर पैटर्न क्या है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, ठीक है। तो देखिए, गाए में ये जो ग है ये आपका गामा रेज के लिए, और ये में जो ए आ रहा है वो एक्स रेज में जो ए आ रहा है उसके लिए है। तो गामा रेज, एक्स रेज और यू में, अब देखिए यू और वी मिला के अगर अल्ट्रा वायलेट कर देंगे, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट को शॉर्ट में यूवी बोलते हैं, गड़बड़ हो जाएगा पूरा। U और V में U को आपको पूरा अल्ट्रा वायलेट बनाना है और इस V को बनाना है विजिबल, यानी व्हाइट लाइट या सनलाइट। और यहां पर
इनमें आपका इंफ्रारेड हो जाएगा, माई में माइक्रोवेव हो जाएगा, और रेडियो में तो रेडियो वेव ही हो जाएगा। तो मुश्किल आपका बस यहीं पर है, यहीं पर कंफ्यूज हो सकते हैं आप कि यू को अल्ट्रावायलेट बनाना है और वी को विजिबल। ठीक है, ठीक है ना। और यहां से अब आपको ये मुझे बताने की जरूरत ही नहीं किधर वेवलेंथ बढ़ रहा है और किधर वेवलेंथ घट रहा है। ठीक है ना, किधर वेवलेंथ बढ़ रहा है और किधर वेवलेंथ घट रहा है ये मुझे बताने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहां पर विजिबल लाइट लिखा हुआ है और विजिबल के जस्ट बाद है इंफ्रारेड और उसके जस्ट पहले है अल्ट्रावायलेट, है ना। तो आपने ये प्रिज्म वाले केस में जब आप व्हाइट लाइट के स्पेक्ट्रम की बात करते थे, व्हाइट लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट करते थे, तो व्हाइट लाइट के इंसिडेंट करने के बाद क्या होता था, यहां पर आपको वायलेट मिलता था, यहां पर इंडिगो, उसके बाद ब्लू, उसके बाद ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये विबग्योर का आपका पूरा पैटर्न मिलता था। मतलब व्हाइट लाइट इन 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाता था, है ना, इसी से आपको इंद्रधनुष दिखाई देता था। तो ये विबग्योर का जो सीक्वेंस है उसमें आप देखिए वायलेट से रेड की तरफ जाने पर वेवलेंथ बढ़ता है, ये बात तो कोई अनपढ़ आदमी भी बता देगा आपको कि वायलेट से रेड की तरफ जाने पर वेवलेंथ की वैल्यू इंक्रीज होती है। जो 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम बोलते हैं व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम वेवलेंथ, वो आपका इधर से इधर की तरफ बढ़ता है, वायलेट से रेड की तरफ बढ़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वायलेट के जस्ट बाद जो आपका अल्ट्रा वायलेट मिल रहा है, सॉरी रेड के जस्ट ऊपर आपका इंफ्रारेड मिल रहा है और वायलेट के जस्ट नीचे आपका अल्ट्रा वायलेट मिल रहा है। इसका मतलब कि ये जो इंफ्रारेड वाला केस है इस विजिबल लाइट में, इधर इसके किनारे में कौन मिलेगा, रेड, और ये जो अल्ट्रा वायलेट है इसके जस्ट किनारे कौन मिलेगा, वायलेट। अल्ट्रा वायलेट के बगल में वायलेट और इंफ्रारेड के बगल में रेड, और ये डायरेक्शन है वेवलेंथ के बढ़ने का। तो फिर तो ये पूरा ही हो गया डायरेक्शन बढ़ने का, एक पैटर्न में हमने लिखा हुआ है। तो ये पूरा डायरेक्शन हो गया वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, इस वाले बात से आप याद कर सकते हैं, रेड के बगल में इंफ्रारेड होता है और वायलेट के बगल में अल्ट्रावायलेट होता है और वायलेट से रेड की तरफ वेवलेंथ बढ़ता है, मतलब ये पूरा डायरेक्शन हो गया वेवलेंथ के बढ़ने का। ठीक है, तो ये इधर अगर वेवलेंथ बढ़ रहा है, इधर अगर वेवलेंथ बढ़ रहा है तो इसका मतलब कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये है और सबसे कम वेवलेंथ वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये है ना। और वेवलेंथ का फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन आपको पता है कि न्यू इज इक्वल टू सी अपान लैम्डा होता है। अगर इस डायरेक्शन में जाने पर वेवलेंथ बढ़ रहा है इसका मतलब फ्रीक्वेंसी घटेगी। तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये है और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये है। और वेवलेंथ बढ़ रही थी, सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सबसे कम वेवलेंथ वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो ये फार्मूले से हम अगर वेवलेंथ का ऑर्डर पता चल गया तो हम फ्रीक्वेंसी का उल्टा कर लेंगे। और अगर इस साइड वेवलेंथ बढ़ रहा है यानी फ्रीक्वेंसी घट रही है तो इसका मतलब इस साइड आप आएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। इधर वेवलेंथ बढ़ रहा है तो इस डायरेक्शन में फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, बिल्कुल उल्टा होता है। और अगर इधर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो इसका मतलब इस साइड एनर्जी भी बढ़ेगी, क्योंकि प्लांक वाले फार्मूले से, क्वांटम फार्मूले से E इक्वल टू एच इंटू न्यू, अगर आप न्यू की वैल्यू बढ़ाएंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो एनर्जी भी बढ़ेगी। तो इस डायरेक्शन में फ्रीक्वेंसी और एनर्जी दोनों बढ़ रही है, और एनर्जी जितनी बढ़ेगी पेनिट्रेशन पावर पीपी भी उतना ही बढ़ेगा, है ना, वेधन क्षमता जिसको बोलते हैं वो उतनी ज्यादा होती जाएगी। तो इस डायरेक्शन में वेवलेंथ बढ़ रहा है, बाकी सारे पैरामीटर आपके इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। अब आप इसका यूज करके किसी को भी, इसी में ग्रीन लाइट, व्हाइट लाइट, ये भी आपको ओपन करके दे दिया जाए तो आप उनको प्रॉपरली अरेंज कर पाएंगे वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, और यहां से आप मान के चलिए कि 1 से 2 सवालों की पूरी प्रोबेबिलिटी होती है कि आपसे पूछ ही लिया जाए। ठीक है, और यही पूछते हैं आपसे, सीक्वेंस ही पूछते हैं और कुछ नहीं पूछते हैं। सीक्वेंस ही बनाने के लिए दिया जाता है और यही आपसे कहा जाता है कि उनको आप एक पैटर्न में रखिए। नेक्स्ट है एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला, और यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता रहता है, उस कंफ्यूजन को आप दूर कर लीजिएगा, नहीं तो न्यूमेरिकल में फंसने के बाद वो कंफ्यूजन, मतलब वहां पर आप फिर आपको लगता है कुछ गड़बड़ हो गया है। वो चीज जो है वो यहीं पर बता रहे हैं कि एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में भी होती है, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में भी होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के फॉर्म में होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में जो एनर्जी उसके पास है टोटल, अगर हम उस एनर्जी की डेंसिटी निकालें, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो वो एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू निकल के आती है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर। और अगर आपको याद हो, आपने ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर इनके प्लेटों के बीच में कल वाली क्लास में डिस्कस किया था, तो इसकी सॉरी आज मॉर्निंग में शायद था,
तो ये आप एनर्जी डेंसिटी जब निकालते हैं टोटल एनर्जी अपान में वॉल्यूम करके, तो आपको यही मिला था 1/2 एप्सिलॉन नॉट के और यहाँ पर ई का स्क्वायर। हमने बोला था कि अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है तो के की वैल्यू रख लीजिए, नहीं है तो एयर या वैक्यूम के केस में के की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यही तो फार्मूला मिलेगा आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में कितनी एनर्जी स्टोर है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी नहीं मतलब एनर्जी डेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में इतनी एनर्जी डेंसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी डेंसिटी जो आएगा वो हो जाएगा, ये 1/2 था, एप्सिलॉन नॉट था, यहाँ पर 1/2 और एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई में नहीं बल्कि डिवाइड में आएगा। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर था, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी डेंसिटी की बात। तो अगर हम पूरे ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अलग हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का अलग हो गया, पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, तो उसमें आपको ई को यू बी के साथ जोड़ना पड़ेगा, दोनों एनर्जी डेंसिटी जोड़ दीजिए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी डेंसिटी आपको मिल जाएगी। ठीक है, और अगर हम इसी एनर्जी डेंसिटी का एवरेज निकालने की बात करें, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड साइनसोइडल तरीके से चेंज हो रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड भी साइनसोइडल तरीके से चेंज हो रही है, और इनका जो एक्सप्रेशन है वो आप ऐसे लिखते हैं जैसे आपका साइन वाला इक्वेशन होता है, अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज का जैसा वेरिएशन होता है वैसा इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी हो रहा है, तो इसका इक्वेशन उसी के जैसा होता है। तो E इक्वल टू ई नॉट साइन या कॉस ओमेगा टी माइनस में के एक्स या के जेड जो भी डायरेक्शन वगैरह होगा वो आप यहाँ पर लिख लेंगे। इसी तरह से B इज इक्वल टू हो जाएगा बी नॉट साइन या कॉस, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, पाई/2 का डिफरेंस है, ओमेगा टी माइनस में के एक्स, ऐसा करके आप लिखते हैं। और यहाँ पर देखिए E का स्क्वायर है, यहाँ पर B का स्क्वायर है, तो अगर हम यहाँ से E का स्क्वायर करेंगे तो ये भी स्क्वायर बनेगा, ये भी स्क्वायर बनेगा, B का स्क्वायर करेंगे तो ये भी स्क्वायर बनेगा, ये भी स्क्वायर बनेगा। और इस साइन के स्क्वायर वाले टर्म का जो एवरेज वैल्यू होता है वो होता है 1/2। साइन के स्क्वायर वाले टर्म का या कॉस के स्क्वायर वाले टर्म का जो एवरेज वैल्यू होता है एक साइकिल के लिए वो होता है 1। साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो या जो भी हो और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी हो या जो भी एंगल हो, इसका अगर हम एवरेज लेते हैं तो ये वैल्यू 1 आती है, सॉरी 1/2 आती है। और अगर हम साइन वाले टर्म ले लें, साइन ओमेगा टी या साइन 2 ओमेगा टी या फिर कॉस ओमेगा टी या कॉस 2 ओमेगा टी टाइप का, इसका एवरेज लेते हैं तो 0 आता है। ठीक है, तो यानी हम साइन के स्क्वायर का एवरेज लेंगे तो इनकी वैल्यूज 1/2 आएगी। तो इसकी पूरी एवरेज वैल्यू लेने का मतलब इस वाले टर्म की एवरेज वैल्यू निकालेंगे, और इसमें तो ये पूरा कांस्टेंट है तो 1/2 रहेगा, एप्सिलॉन नॉट रहेगा। बट ई स्क्वायर का जो एवरेज वैल्यू आएगा उस ई स्क्वायर में ई नॉट का स्क्वायर बनेगा, वो तो रहेगा। बट साइन के स्क्वायर का एवरेज वैल्यू 1/2 होगा और उसी 1/2 ने इस 1/2 से मल्टीप्लाई करके 1/4 बनाया है। ठीक है, तो इसका एवरेज ये आएगा, ये अब आपको इजीली याद हो जाएगा क्योंकि E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो E का स्क्वायर करेंगे ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा, एवरेज लेंगे तो ये तो एज इट इज रहेगा, बट ये जो साइन के स्क्वायर वाला टर्म था उसकी जगह पर 1/2 आएगा, वही 1/2 इसको 1/4 बना देगा। सिमिलरली आपको यहां पर भी करना है, बस जहां एप्सिलॉन नॉट और E चलता था वहां म्यू नॉट और B चलेगा, तो 1/4 म्यू नॉट और ये हो जाएगा B नॉट का स्क्वायर। अब देखिए यहां पर E था और B था और इसमें क्या हो गया, E नॉट और B नॉट हो गया। तो जैसे अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज की बात करते थे, उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू तो हमेशा बदलती रहती थी, बट ये मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग पीक वैल्यू बोलते थे, I नॉट या V नॉट। बिल्कुल वैसे ही ये जो आपके E वेक्टर और B वेक्टर ऑसिलेट करते हुए चेंज हो रहे हैं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है आपकी E नॉट और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपकी B नॉट। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का ये क्या है, एम्पलीट्यूड है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड या फिर मैक्सिमम वैल्यू आप इसको बोलेंगे, और इन दोनों एवरेज वैल्यूज को आपस में प्लस कर देंगे तो आपको पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एवरेज एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी, इनको और इनको प्लस करने के बाद। ठीक है, अच्छा यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात ये थी कि ये जो आपने एवरेज एनर्जी डेंसिटी निकाली इलेक्ट्रिक फील्ड की, एवरेज एनर्जी डेंसिटी आपने निकाली मैग्नेटिक फील्ड की, अगर आप इन दोनों एवरेज एनर्जी डेंसिटीज को आपस में कन्वर्ट करके चेक करें, कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो B है और B नॉट है म्यू नॉट है, इसको किसी तरीके से अगर हम एप्सिलॉन नॉट और E नॉट में कन्वर्ट करें तो पता चलेगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में जो एनर्जी है एवरेज एनर्जी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली एनर्जी का कितने गुना है। मैं यहाँ पर एक शॉर्ट में करके आपको दिखा देता हूँ और इसके लिए आप ये रिलेशन यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसको हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं इसमें, तो ये जो UB बार है वो है 1/4 में म्यू नॉट B नॉट का स्क्वायर, और यहां से इस फार्मूले से अगर हम B नॉट की वैल्यू निकालना चाहें तो B नॉट की वैल्यू आएगी E नॉट अपान में C, B नॉट का स्क्वायर था तो यहाँ पर आएगा E नॉट का स्क्वायर और अपान में क्या
सी का स्क्वायर। और आपको ये वाला फार्मूला पता होगा, C इज इक्वल टू 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। तो C के स्क्वायर की बात करेंगे तो ये रूट यहां से हट जाएगा। तो C के स्क्वायर का मतलब क्या, 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। तो C के स्क्वायर की जगह पर हम 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट रखेंगे और 1 के अपान में रखेंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो मिलेगा 1/4 ये μ0 था। और ये 1/c स्क्वायर की वैल्यू कितनी, C स्क्वायर की वैल्यू 1/ इतना, तो 1/c स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, μ0 एप्सिलॉन नॉट। तो μ0 एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर क्या E0 का स्क्वायर, μ0 से μ0 कैंसिल हो गया, क्या मिला 1/4 एप्सिलॉन नॉट E0 स्क्वायर, 1/4 एप्सिलॉन नॉट E0 स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एवरेज एनर्जी डेंसिटी होती है, यानी ये जो है वो आपकी यू ई बार के इक्वल हो गई। यानी मैग्नेटिक फील्ड की जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी थी वो बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड की एवरेज एनर्जी डेंसिटी के इक्वल है। इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो टोटल एनर्जी डेंसिटी है, टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी, वो बिल्कुल आधी आधी डिस्ट्रीब्यूटेड है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, है ना। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वाली एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड वाली एनर्जी डेंसिटी बिल्कुल आपस में इक्वल है, और इन्हीं दोनों को जोड़ देंगे तो पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी डेंसिटी आपको मिलेगी। तो पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जब एनर्जी डेंसिटी की बात होती है तब देखिए, मतलब एक कंफ्यूजन यहां पर ये आता है कि इस वाले फार्मूले में कई बार यहां पर 2 लिखा रहता है और बिल्कुल सब कुछ एकदम ऐसे लिखा रहेगा। तो आप कहते हैं कि नहीं यहां पर तो एवरेज लेने के बाद 4 आया था, तो ये 2 कैसे बन गया। तो एक्चुअल में वो जब 2 रहता है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की एवरेज एनर्जी डेंसिटी नहीं होती है, वो पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी डेंसिटी होती है वो। और पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी डेंसिटी का मतलब यू ई का बार और यू बी का बार, और यू ई का बार और यू बी का बार ये दोनों आपस में बिल्कुल इक्वल हैं। ये बात भी आपने यहां पर देख ली अभी थोड़ी देर पहले। तो अगर ये दोनों बिल्कुल इक्वल है तो हम कह सकते हैं ना यू ई बार, और इसको भी लिख लीजिए यू ई बार, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ यू ई बार, और 2 टाइम्स ऑफ यू ई बार की वैल्यू कितनी, ये थी ना 1/4 एप्सिलॉन नॉट और ई नॉट का स्क्वायर, और इससे आप इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर ई नॉट का स्क्वायर। ये फार्मूला और ये फार्मूला आप देखिए, अब आपको ये 4 और 2 वाला डिफरेंस क्लियर हो जाना चाहिए कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर भी सही है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर भी सही है, लेकिन ये बात कर रहा है पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, और ये बात कर रहा है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि हमने ये कहा कि जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड वाला केस बना करके इसको पूरा सॉल्व किया तो ये हो गया, और अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में यही एनर्जी डेंसिटी निकालें पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी डेंसिटी यू ई बार यू बी बार, और ये जो यू ई बार है यू बी बार है वो आपस में बिल्कुल इक्वल है, तो यू ई बार की जगह पर यू बी बार लिख सकते हैं, तो 2 टाइम्स हो जाएगा यू बी बार। तो यानी यू बी बार वाली जो वैल्यू आई है, अगर हम इसका भी 2 गुना करें तो ये भी 4 आपका 2 मिलेगा, 1/2 म्यू नॉट, और यहां पर आएगा क्या बी नॉट का स्क्वायर। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, है ना। तो ये जो आपकी एवरेज एनर्जी डेंसिटी आपने मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड की अलग अलग निकाली है, जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करेंगे तो इसी का 2 गुना एनर्जी उसके पास होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने से आता है। तो 2 गुना अगर आप इसका करें या फिर इसका करें तो ये 4 का 2 बन जाएगा दोनों ही केस में। ठीक है, ये एकदम क्लियर कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इंटेंसिटी का देखिए फार्मूला होता है पावर पर यूनिट एरिया। पावर पर यूनिट एरिया को हम इंटेंसिटी बोलते हैं। तो इंटेंसिटी का ये फार्मूला हो जाएगा 1/, अच्छा इसको सॉल्व करने के बाद 1/2 सी एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया यहाँ से, और यहाँ से मिलाकर इससे मिलता जुलता है, बट इसमें एप्सिलॉन था तो इसमें एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर है ना। ये डिफरेंस है इसमें, और इसमें कहीं सी नहीं था, इसमें सी है। तो ये इंटेंसिटी का फार्मूला है, थोड़ा क्लियरली याद रखना पड़ेगा। मोमेंटम की बात करें तो अगर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी सरफेस से जाकर टकराता है तो उसका जो मोमेंटम है वो सरफेस के नेचर पर डिपेंड कर रहा है कि वो सरफेस आपका रिफ्लेक्टिंग नेचर का है कि एब्जॉर्बिंग नेचर का है। तो अगर वो एब्जॉर्बिंग नेचर का है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के मोमेंटम का फार्मूला हो जाएगा एनर्जी अपान में सी। यू क्या है, एनर्जी, यू मतलब टोटल एनर्जी। और अगर हम किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात करें तो इसी का जस्ट 2 गुना आपका मोमेंटम हो जाएगा। ठीक है ना, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी 2 गुना हो जाएगा। रेडिएशन प्रेशर की बात करें तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या रेडिएशन है वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है किसी भी सरफेस के ऊपर, तो रेडिएशन प्रेशर इज इक्वल टू हो जाएगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या रेडिएशन और अपान में सी। दोनों फार्मूले सिमिलर टाइप के ही हैं, बस मोमेंटम वाले फार्मूले में एनर्जी यूज होगा
और प्रेशर वाले फार्मूले में यहाँ पर इंटेंसिटी यूज होगा। बाकी इसमें भी अपान सी यहाँ 2 टाइम्स, यहाँ पर भी 2 टाइम्स, एब्जॉर्बिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और वही सेम चीज यहाँ पर भी। ठीक है, यू का मतलब है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और आई का मतलब है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक ठीक है, चलिए ये ट्रांसवर्स नेचर आप पहले समझ चुके हैं, तो यहां पर हम सीधे आते हैं वेव इंपीडेंस। इंपीडेंस भी आप समझ चुके हैं अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर के अंदर कि इंपीडेंस, रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस ये सब एक तरह से अपोजिशन होता है। तो वेव इंपीडेंस का मतलब है कि वेव जिस मीडियम से जा रही है वो मीडियम आपके वेव को कितना अपोज कर रहा है, उस चीज को हम लोग बोलते हैं वेव इंपीडेंस। किसी भी मीडियम की वजह से वेव के ऊपर जो इंपीडेंस, जो रेजिस्टेंस, जो रिएक्टेंस ऑफर हो रहा है, उस चीज को हम लोग बोलेंगे क्या, वेव इंपीडेंस। और वेव इंपीडेंस का ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वेव इंपीडेंस का ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि Z इज इक्वल टू होगा मॉड में E अपान में H, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू की बात करेंगे तो Z इक्वल टू E अपान में H, सिंप्लीफिकेशन के बाद बनेगा म्यू अपान में एप्सिलॉन। तो जिस भी मीडियम के अंदर से वेव पास हो रही है, आपको उस मीडियम की अगर परमिएबिलिटी और परमिटिविटी पता है तो आप बता सकते हैं कि वो मीडियम आपके वेव के ऊपर कितना अपोजिशन लगा रहा है, कितना इंपीडेंस ऑफर कर रहा है। और ये इंपीडेंस है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ओम, है ना, ओम में ये इसका आंसर निकल के आता है। तो मान लीजिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्री स्पेस में से पास हो रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो फ्री स्पेस में से भी जा सकती है, वैक्यूम में से भी जा सकती है। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्री स्पेस या वैक्यूम में से पास हो रही है तो वो फ्री स्पेस या वैक्यूम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए कितना इंपीडेंस ऑफर कर रहा है, वो अगर निकालना है तो यहाँ पर Z को Z नॉट बोल देंगे, म्यू को म्यू नॉट बोलेंगे फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। म्यू नॉट की वैल्यू सबको पता होगी, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट अपान 4 पाई की वैल्यू 10 पावर माइनस 7, तो म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी पता होगी आपको, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9 होता है। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो ये सॉल्व करने पर वैसे तो 8.85 10 पावर माइनस 12 आएगा, बट आपको यहां पर सिंप्लीफिकेशन के लिए ये मेथड यूज करना चाहिए कि 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहां से आप एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाइए और इसको इधर ले आइए, तो ट्रांसपोज करने के बाद एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1 अपान 4 पाई इंटू में 9 इंटू 10 पावर 9। ये ज्यादा अच्छा तरीका होगा इस तरह के स्क्वायर रूट को सॉल्व करने के लिए। अगर आप 8.85 वाली वैल्यू रखेंगे थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं कि, तो हाँ, यहां पर जब हम यहां पर म्यू नॉट की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आता है 120 पाई, और इंपीडेंस है तो ओम में आएगा। पाई की वैल्यू को रख करके सॉल्व करते हैं तो ये कुछ 376.6 के आसपास आता है, 376.6 आता है, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 377 ओम बोल सकते हैं। तो फ्री स्पेस का ये जो इंपीडेंस है वेव के लिए, वो इंपीडेंस की ये वैल्यू बहुत फेमस है, ऐसे भी और ऐसे भी पाई के फॉर्म में भी आपको याद करनी इसको, 120 पाई ओम या फिर 376.6 ओम। ठीक है ना, ये फ्री स्पेस का है। बाकी कोई मीडियम होगा तो उस मीडियम के लिए हम म्यू की वैल्यू और एप्सिलॉन की वैल्यू रख करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंटिंग थ्योरम और पॉइंटिंग वेक्टर ये हमारे लास्ट टॉपिक है। पॉइंटिंग थ्योरम और पॉइंटिंग वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पॉइंटिंग थ्योरम क्या बोलता है, अगर आप इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर यहां पर समझ लें कि मान लीजिए कि ये एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है आपके पास, जिसके अंदर बहुत सारे चार्जेस हैं, जिसके अंदर क्या है, बहुत सारे चार्जेस हैं, और आपने यहां पर कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में आपने ये एनर्जी इसके ऊपर इंसिडेंट करी। तो जब ये एनर्जी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही थी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड था, मैग्नेटिक फील्ड था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इन चार्जेस के ऊपर एक फोर्स लगेगा, फोर्स की वजह से ये डिस्प्लेस होंगे तो कुछ वर्क डन होगा। यानी आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में एनर्जी आ रही थी, उस एनर्जी का कुछ हिस्सा यहां पर इन चार्जेस के ऊपर वर्क करने में खर्च हो जाएगा, और जो बचा हुआ एनर्जी होगा वो यहां से अब ऐसे बाहर निकल जाएगा, है ना। मतलब इस पूरे स्टेटमेंट को समझने का ये तरीका हम आपको बता रहे हैं कि अगर ऐसे सिस्टम ऑफ चार्जेस के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या एनर्जी को इंसिडेंट करें, रेडिएशन को इंसिडेंट करें, तो कुछ एनर्जी खर्च हो जाएगी चार्जेस के ऊपर वर्क करने में, और बाकी की जो एनर्जी जो खर्च नहीं हुई वो बाहर निकल जाएगी। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये किसके कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड है। अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला कि रेट ऑफ आउटवर्ड फ्लो ऑफ चार्ज इज इक्वल टू रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ द चार्ज।
तो भाई अगर बाहर निकलने का रेट बढ़ेगा, किसी भी क्लोज्ड सरफेस के अंदर आपने इकट्ठा करके कुछ रखा है, बाहर निकालने वाला रेट अगर आप बढ़ाएंगे तो अंदर वाला जो वैल्यू आपने रखा था स्टोर करके वो तो घटेगा ना। तो वो चार्ज के कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड था, वो चार्ज के कंजर्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था। बिल्कुल वैसे ही ये किसके कंजर्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एनर्जी के कंजर्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर 20 जूल आपने भेजा, 20 जूल में से 2-4 जूल इधर खर्च हो गया तो बाकी बाहर को कितना निकलेगा, 20 में से 4 को माइनस कर दीजिए, 16 जूल बाहर निकल जाएगा। तो ये एनर्जी के कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड है आपका पॉइंटिंग थ्योरम। और इसका अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखें तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये पूरा आपके सामने है, थोड़ा बड़ा है बट हर एक टर्म आप याद कर सकते हैं, आसान है। E क्रॉस H डॉट डी ए, E क्रॉस H डॉट डी ए सरफेस इंटीग्रल के फॉर्म में यहां लिखा हुआ है। आप यहां पर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करके इसको वॉल्यूम इंटीग्रल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन इसका डाइवर्जेंस हो जाएगा, इसका डाइवर्जेंस हो जाएगा और ये जो सरफेस इंटीग्रल हो रहा है वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी वॉल्यूम इंटीग्रल है, वो भी वॉल्यूम इंटीग्रल है, कन्वर्ट हो जाएगा। तो E क्रॉस H डॉट डी ए प्लस E डॉट जे डीवी इज इक्वल टू माइनस, माइनस मतलब रेट ऑफ डिक्रीमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, माइनस डेल अपॉन डेल टी। क्या चीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज हो रहा है, ये पूरी चीज। और ये पूरी चीज क्या है, देख लीजिए 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, 1/2 म्यू नॉट बी स्क्वायर। फ्री स्पेस नहीं है तो मीडियम है तो म्यू और एप्सिलॉन लिखेंगे, तो 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर 1/2 म्यू बी स्क्वायर। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी है, तो ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी है पूरे वॉल्यूम के लिए, है ना, पूरे वॉल्यूम के लिए बात चल रही है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी जो भी आपने एनर्जी दिया है उस एनर्जी के डिक्रीमेंट का ये रेट है। तो क्या लिखा हुआ है, रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ द टोटल एनर्जी स्टोर्ड। जो टोटल इसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी थी उस एनर्जी के डिक्रीमेंट का रेट किसके इक्वल होगा, भाई ये एनर्जी किस रेट से डिक्रीज होगा, ये एनर्जी जो यहां पर आपने दी थी इसको, वो एनर्जी किस रेट से डिक्रीज होगा। तो यहां पर इस डिक्रीमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है यहां का वर्क डन, और बाकी कितना बाहर निकल रहा है वो चीज, है ना। जितना ज्यादा बाहर निकलेगा और जितना ज्यादा वर्क डन होगा वो उतना ज्यादा ये जो एनर्जी आपने स्टोर करी थी वो टोटल एनर्जी उतनी तेजी से घटेगी। तो स्टोर्ड एनर्जी के डिक्रीमेंट का रेट इज इक्वल टू वर्क डन ऑन दी चार्जेज, है ना, वर्क डन ऑन दी सिस्टम ऑफ दी चार्जेज एंड द एनर्जी फ्लो या जो एनर्जी यहां से बाहर निकल रही है सरफेस से, उस एनर्जी को हम यहां पर सम कर देंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ द एनर्जी। ठीक है, अब एक एक टर्म को यहां पर समझ लीजिए, इनका मीनिंग क्या है और इनको बोलेंगे क्या। तो ये तो आप समझ गए पूरा स्टोर्ड एनर्जी है, और ये माइनस डेल बाई डेल टी का मतलब है ये डिक्रीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और डीवी मतलब ये पूरे वॉल्यूम के अंदर हम बात कर रहे हैं, जो भी वॉल्यूम के अंदर कहानी चल रही है वो पूरे वॉल्यूम के लिए बात बोल रहे हैं। ठीक है, ये पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर था, वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, पूरे वॉल्यूम का हो गया। तो ये पूरा जो डिक्रीमेंट है दैट इज इक्वल टू ई डॉट जे डीवी। तो यहां पर भी ये वही वॉल्यूम वाली बात हो गई। ई डॉट जे जो है वो क्या है, वर्क डन ऑन दी सिस्टम ऑफ दी चार्जेस। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से जो यहां पर वर्क डन के फॉर्म में एनर्जी खर्च हुई ये वो एनर्जी है। प्लस में क्या लिखा हुआ है, प्लस में लिखा हुआ ई क्रॉस एच डॉट डी ए। अगर आप डॉट डी ए से यहां पर देखें, या इसको छोड़ दीजिए आप सिर्फ इसको देखिए, ये जो ई क्रॉस एच है ये क्या है, यह है एनर्जी फ्लक्स लीविंग द सरफेस, एनर्जी फ्लक्स लीविंग द सरफेस पर यूनिट टाइम। अब ध्यान दीजिएगा, एनर्जी फ्लक्स लीविंग द सरफेस पर यूनिट टाइम। और एनर्जी फ्लक्स का मतलब क्या हुआ, कोई भी चीज की जब फ्लक्स की बात करते हैं तो हम सरफेस एरिया पर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, है ना। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स भी था तो सरफेस एरिया पर बात हो रही थी। तो एनर्जी फ्लक्स पर यूनिट टाइम का मतलब समझ रहे हैं, एनर्जी फ्लक्स का मतलब एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया, एनर्जी फ्लक्स का मतलब एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया, और इसका पूरा नाम इसको बोला हमने क्या, एनर्जी फ्लक्स। और ऊपर से बोल रहे हैं पर यूनिट टाइम, मतलब टाइम से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो एनर्जी फ्लक्स पर यूनिट टाइम बोलिए, चाहे एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बोलिए, चाहे इस एनर्जी अपॉन टाइम को पावर पर यूनिट एरिया बोलिए। और जब आप एनर्जी अपॉन एरिया था तो एनर्जी फ्लक्स बोल रहे थे, तो पावर अपॉन एरिया है तो क्या इसको पावर फ्लक्स नहीं बोल सकते, अगर ये पावर अपॉन एरिया है तो पावर फ्लक्स भी बोल सकते हैं। एनर्जी अपॉन एरिया को एनर्जी फ्लक्स नाम दे रहे थे, तो एनर्जी फ्लक्स पर यूनिट टाइम, एनर्जी फ्लक्स पर यूनिट टाइम
को हम लिख सकते हैं एनर्जी अपॉन टाइम को पावर, तो पावर पर यूनिट एरिया हो गया और पावर पर यूनिट एरिया को बोलेंगे पावर फ्लक्स। तो ये वाला जो पूरा टर्म है वो पावर फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो यहां से निकल रहा। तो यहां पर टोटल स्टोर्ड एनर्जी के डिक्रीमेंट का रेट इज इक्वल टू यहां पर वर्क डन ऑन दी चार्जेस और यहां से निकलने वाले पावर फ्लक्स का रेट, कि जो पावर फ्लक्स बाहर निकल रहा है वो और ये जोड़ेंगे तो उस लिहाज से ये जितना ज्यादा होगा ये उतना तेजी से डिक्रीमेंट इसका हो रहा है। ठीक है, ये पूरे थ्योरम को हम बोलते हैं पॉइंटिंग थ्योरम, और ये थ्योरम एनर्जी के कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड है और फार्मूले से भी आपको ये बात क्लियरली समझ में आ गई। हर एक टर्म का मतलब भी आपने समझ लिया कि ये वर्क डन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एनर्जी फ्लक्स पर यूनिट टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एनर्जी जो डिक्रीज हो रहा है पूरा स्टोर किया था उसके रेट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस पूरे पॉइंटिंग थ्योरम के अंदर ये टर्म आपको पता है, ये आपने अभी देख लिया, ये जो E क्रॉस H वाला टर्म है जिसको हम एनर्जी फ्लक्स पर यूनिट टाइम बोल रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉइंटिंग वेक्टर, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में प्रॉपर्ली मेंशन किया गया है। तो पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है वो हमें समझना है। तो जो फार्मूला हमने पीछे लिखा था पॉइंटिंग थ्योरम का, उसका ये डिफरेंशियल फॉर्म लिखा हुआ है, जहां पर हम टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिख रहे थे वहां यू लिख दिया, जो ई मतलब पूरा डीवी 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 कैंसिल हो गया, और ये जो सरफेस एरिया डॉट डीए था उसमें हमने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज किया, तो जो ई क्रॉस एच लिखा था उसी के लिए हमने सिंबल यूज कर लिया है एस। मैं थोड़ा करके दिखा दूं नहीं तो आप कहेंगे कि स्किप कर दिया। जैसे यहां पर देखिए ये है ना ई क्रॉस एच डॉट डीए, इस पूरे ई क्रॉस एच को हमने स्मॉल कैपिटल एस सिंबल दे दिया, मान लीजिए हमने इसको नाम दे दिया क्या एस। तो अब यहां पर इंटीग्रेशन में क्या मिल रहा है एस डॉट डीए। अब इस एस डॉट डीए में अगर हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करें तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से हम सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्टोक्स थ्योरम से लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो जो ये आपका एस नाम का जिसका सरफेस इंटीग्रल हो रहा है, अब इसका आपको डाइवर्जेंस लिखना होगा डेल डॉट एस, ये लिखना पड़ेगा, बट अब ये सरफेस इंटीग्रल किस में कन्वर्ट हो जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल में। तो यहां पर पहले से ही था ये वॉल्यूम इंटीग्रल, ये वॉल्यूम इंटीग्रल, और इसको जब आप इस वाले पूरे पार्ट को ऐसे लिखेंगे ये वॉल्यूम इंटीग्रल पूरा गायब हो जाएगा, तो मिलेगा क्या, और सब में इंटीग्रल 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 सबको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो डेल डॉट एस यहां से मिलेगा, ई डॉट जे यहां से मिलेगा, और यहां से मिलेगा माइनस में डेल अपॉन डेल टी, और ये पूरे टर्म को हमने एक छोटा सा नाम दे दिया यू। तो बन गया फार्मूला हमारा डिफरेंशियल फॉर्म, दैट इज डेल डॉट एस प्लस ई डॉट जे इक्वल टू माइनस में डेल यू अपॉन डेल टी। ये हो गया पॉइंटिंग थ्योरम का डिफरेंशियल फॉर्म, पॉइंटिंग थ्योरम का डिफरेंशियल फॉर्म जो कि एनर्जी के कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड है। इस फार्मूले में ये जो हमने एस लिखा है वो किसकी जगह पर लिखा था, ई क्रॉस एच की जगह पर लिखा था, और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं क्या, इसी का नाम है पॉइंटिंग वेक्टर। वेक्टर एस को ही बोलते हैं पॉइंटिंग वेक्टर। और ये क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये आपने देख ही लिया कि ये पूरा टर्म रिप्रेजेंट कर रहा था एनर्जी फ्लक्स पर यूनिट टाइम, और एनर्जी फ्लक्स पर यूनिट टाइम को आप लिख सकते हैं क्या, पावर फ्लक्स, पावर अपॉन एरिया। तो इसका मतलब कि जो आपका पॉइंटिंग वेक्टर है उसको हम पावर फ्लक्स बोल सकते हैं, उसको हम एनर्जी फ्लक्स पर यूनिट टाइम बोल सकते हैं, उसको हम एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बोल सकते हैं, है ना। एनर्जी फ्लक्स मतलब एनर्जी पर यूनिट एरिया, और उसके बाद टाइम यहां पर है, तो एनर्जी इसका मतलब हुआ एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, या इसको आप बोलिए एनर्जी फ्लक्स अपान में टाइम पर यूनिट टाइम, या इसको आप बोलिए क्या पावर फ्लक्स, ये इसके नाम हो गए। इसी को हम पॉइंटिंग वेक्टर बोलते हैं। ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि पर यूनिट टाइम में पर यूनिट एरिया से कितना एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाती है तो वो अपने साथ एनर्जी लेके जाती है, एनर्जी लेकर के कैरी करती है। तो कितनी एनर्जी यहां से पास हो रही है पर यूनिट टाइम में पर यूनिट एरिया से, पर यूनिट टाइम में पर यूनिट एरिया से कितना एनर्जी पास हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से, उसी चीज को हम लोग बोलते हैं पॉइंटिंग वेक्टर, उसी को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी के ये अलग अलग नाम हो सकते हैं, पावर फ्लक्स, एनर्जी फ्लक्स पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, और इसको हम ई क्रॉस एच के फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसका डायरेक्शन किधर होगा, जिधर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही है उधर ही एनर्जी भी ट्रांसफर हो रही है। तो ये आपकी एनर्जी के ट्रांसफर होने का जो रेट बता रहा है पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया पर, इसका डायरेक्शन भी वही होगा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का चलने का डायरेक्शन होगा, दैट इज प्रोपागेशन कांस्टेंट वेक्टर। प्रोपागेशन वेक्टर जो के है उसी डायरेक्शन में आपका पॉइंटिंग वेक्टर भी होगा, ठीक है, उसी डायरेक्शन में। तो यहीं पर ये सारी बातें हमने लिख दी हैं कि पॉइंटिंग वेक्टर
एस मतलब ई क्रॉस एच होता है, और ये क्या देता है, इट गिव्स द रेट ऑफ, पीछे देख लिया था आपने, रेट ऑफ एनर्जी फ्लो बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ द वेव। वेव जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में एनर्जी के फ्लो को ये बताता है, और किस तरीके से बताता है, पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया में। तो इसी को हम बोलेंगे एनर्जी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, और इसको हम बोल सकते हैं एनर्जी फ्लक्स पर यूनिट टाइम, इसी को हम बोल सकते हैं पावर फ्लक्स। और अगर ये बात आपको प्रॉपरली पता है कि पॉइंटिंग वेक्टर का मतलब एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम को रिप्रेजेंट करता है, पावर फ्लक्स इसको बोलते हैं, आप इसका यूनिट भी लिख सकते हैं। भाई एनर्जी अपान टाइम को पावर बोलते हैं, एनर्जी अपान टाइम को पावर बोलते हैं, और अपान में एरिया हुआ। पावर का जो यूनिट होता है वो आपका वॉट होता है, और एरिया का मीटर होता है, तो वॉट पर मीटर स्क्वायर। और आप चाहे तो ऐसे लिख लीजिए, एनर्जी का जूल हो जाएगा, एरिया का मीटर स्क्वायर हो जाएगा, टाइम का सेकंड हो जाएगा। इसका यूनिट बहुत फेमस है, मतलब इसको आप बाकी क्वांटिटीज के यूनिट की तरह मत देखिए, ये स्पेशली यूनिट पूछा गया कई बार कई सारे एग्जाम्स में, ठीक है। तो पॉइंटिंग वेक्टर का यूनिट भी आपको याद रखना होगा, और उसके लिए आपको जरूरी है यहां से, क्योंकि थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसके लिए आपको ये बात याद रखना होगा कि ये रिप्रेजेंट करता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम को। डायरेक्शन होता है वेव के चलने की डायरेक्शन, ठीक है। जैसे सबसे पहला सवाल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज, ये सब लैब असिस्टेंट के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। लैब असिस्टेंट के एग्जाम में इस तरह के सवालों की प्रोबेबिलिटी रहेगी, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कौन है, तो आपने कहा ना गाए यूवी इन माय रेडियो, उसमें इधर के साइड वेवलेंथ बढ़ता है, तो इधर के साइड आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, मतलब जो सबसे पहले आएगा उसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट, उसके बाद वाला दूसरा नंबर, उसके बाद तीसरा नंबर। तो सबसे पहले गाए यूवी इन माय रेडियो में सबसे पहले गामा रे आता है, तो गामा रे की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होनी चाहिए, गामा रे ऑप्शन में भी है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। अगर गामा रे ना दिए होते तो दूसरे वाले नंबर पर जाते, एक्सरे की बात करते, फिर एक्सरे हम ढूंढते, इसमें एक्सरे ना दिया होता तो उसके बाद वाला देखते। तो इस साइड फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, इस साइड वेवलेंथ बढ़ता है, तो सबसे पहले नंबर पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। यहां पर सब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, ऐसे फ्रीक्वेंसी घटती जाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया ट्रांसपोर्टेड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज एक्सप्रेस्ड एज, है ना, जो अभी अभी आपने डिफिनीशन पढ़ा कि एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, यानी एनर्जी फ्लक्स पर यूनिट टाइम या पावर फ्लक्स ट्रांसपोर्टेड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज एक्सप्रेस्ड एज, कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो उसी चीज का नाम तो था पॉइंटिंग वेक्टर, उसी चीज को हम पॉइंटिंग वेक्टर बोलते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर। और पॉइंटिंग वेक्टर एस का फार्मूला क्या था, ई क्रॉस एच, ई क्रॉस एच। आपको ऑप्शन में ई क्रॉस एच कहीं नहीं दिया, बी के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो फार्मूला क्या था, म्यू इज इक्वल टू बी बाई एच, फ्री स्पेस की बात हो रही होगी इसलिए म्यू नॉट लिखा है, तो म्यू नॉट इक्वल टू बी बाई एच, तो यहां से आपको मिलेगा एच की जगह पर क्या, बी अपान में म्यू नॉट, तो एच की जगह पर बी अपान म्यू नॉट लिखिए, ई क्रॉस बी बनेगा, और अपान में क्या आएगा, म्यू नॉट, ये हो जाएगा आपका पॉइंटिंग वेक्टर एस, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ई क्रॉस बी अपान म्यू नॉट बोलिए या ई क्रॉस एच बोलिए, दोनों सेम ही बात होगी, ठीक है। अगले सवाल में कह रहे हैं कि व्हाट इज द पॉइंटिंग वेक्टर एट द सरफेस ऑफ अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर ऑफ रेडियस आर, लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर ऑफ रेडियस आर, इसकी लेंथ कितनी है एल, इसकी लेंथ कितनी है एल, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है आई, कितना करंट है आई, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि when its ends are kept at a potential difference of v, मतलब इनकी इस दोनों इंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है v, इसका पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, फ्लो होने वाला करंट दिया है, इसका रेडियस दिया है, इसका लेंथ दिया है, हमें बताना है क्या, पॉइंटिंग वेक्टर। तो पॉइंटिंग वेक्टर का फार्मूला हमें पता है, पॉइंटिंग वेक्टर s इज इक्वल टू यहां पर होता है ई क्रॉस में h, बट कोई फायदा नहीं इस फार्मूले से, आप ये भी जानते रहिए कि पॉइंटिंग वेक्टर का मतलब क्या हुआ, पॉइंटिंग वेक्टर का मतलब हुआ एनर्जी पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम, और एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम को आप बोल सकते हैं पावर पर यूनिट एरिया, पावर पर यूनिट एरिया। और यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो फ्लो हो रही है उसके पावर के लिए आप लिखेंगे P इज इक्वल टू वी इंटू आई, फार्मूला होता है। और रही बात एरिया की, तो सिलेंड्रिकल सरफेस की बात करें, सिलेंडर का जो सरफेस एरिया होता है उसका फार्मूला होता है 2 पाई आर एच, जहां एच का मतलब हाइट होता है, यहां पर एल है, तो 2 पाई ये हो जाएगा रेडियस आर और उसके बाद एल,
मतलब सवाल देखिए किस तरीके से, सिंपल सा सवाल है, डायरेक्शन ही पूरा बदल दिया इन्होंने। मतलब आपका इससे कोई फायदा नहीं होगा, आपको ये बात पता होनी चाहिए, आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो पावर P इक्वल टू V इंटू आई हो जाएगा, और एरिया की बात करें तो इसका जो सरफेस एरिया होगा वो 2 पाई RH होता है, तो 2 पाई RL हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में करें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर प्रोड्यूस्ड बाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है, रेस्ट वाले चार्ज से, मोशन वाले चार्ज से, एक्सेलरेटेड डिसेलरेटेड चार्ज से, या इनमें से सभी से। तो आपको पता है जो चार्ज रेस्ट में होता है वो क्या क्रिएट करता है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो चार्ज मोशन में होता है, अब मोशन में भी क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा, यानी कांस्टेंट स्पीड से चल रहा होगा, तो वो क्या क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वैल्यू भी कांस्टेंट होगी। अगर आपका पार्टिकल कैसा मोशन कर रहा है, एक्सीलरेटेड या डेसिलरेटेड, मतलब जिसकी स्पीड या तो बढ़ रही है या तो घट रही है, तो ऐसे केस में ये आपका इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की ऑसिलेटिंग वैल्यू प्रोवाइड करेगी, यानी जिसकी वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियोडिकली चेंज होती रहेगी। इसी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। इसके साथ साथ एक और बात आपने पढ़ी थी कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, करंट कैरिंग कंडक्टर, वो करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोवाइड करता है क्या, ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये बात भी आपको याद कर लेनी। तो इतनी बातें आप जब भी इसमें से किसी एक का केस आए तो पूरा रिकॉल किया करिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए चार्ज की स्पीड को हमें इंक्रीज या डिक्रीज करना होगा, मतलब एक्सीलरेट या डेसिलरेट करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, द डिस्प्लेसमेंट करंट अराइजेस ड्यू टू, डिस्प्लेसमेंट करंट जो आया था प्लेटों के बीच में कैपेसिटर के, वो डिस्प्लेसमेंट करंट किसकी वजह से आया था, पॉजिटिव चार्ज की वजह से, नेगेटिव चार्ज की वजह से, दोनों की वजह से, या टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो आपने देखा कि प्लेटों के बीच में कोई चार्ज वार्ज नहीं फ्लो हो रहे थे, बल्कि वो प्लेटों के ऊपर चार्ज की वैल्यू, चार्जिंग की वजह से प्लेटों के ऊपर चार्ज बढ़ रहा था, जिसकी वजह से अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा था, उस वजह से वहां पर मैग्नेटिक फील्ड आया था, उस वजह से वहां पर करंट फ्लो होने की बात करी गई, जिसका नाम डिस्प्लेसमेंट करंट था। और इसका फार्मूला बहुत जरूरी है आपके लिए कि आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी, ये है डिस्प्लेसमेंट करंट का फार्मूला। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो डायरेक्शन होता है वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, कैसे बताइए। अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, तो वेव इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर के वाले डायरेक्शन में जाती है। तो ये जो डायरेक्शन है वो वेक्टर ई और वेक्टर बी दोनों के परपेंडिकुलर है, और वेक्टर ई और वेक्टर बी दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को क्रॉस प्रोडक्ट वाले मेथड से हम यूज कर सकते हैं। ई क्रॉस बी करेंगे तो इसका जो रिजल्टेंट डायरेक्शन आएगा वो वेक्टर ई और वेक्टर बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा, वेक्टर के डायरेक्शन में होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सब ये आपके लैब असिस्टेंट वाले सवाल हैं। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ई एंड वेक्टर बी इज, आपको वेक्टर ई और वेक्टर बी के बीच का फेज डिफरेंस बताना है। फेज डिफरेंस में और डायरेक्शन में बहुत डिफरेंस होता है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का डायरेक्शन बोले, एंगल पूछते, तो ये बिल्कुल परपेंडिकुलर होते हैं हमेशा एक दूसरे के, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। बट फेज की बात करें तो कौन पहले मैक्सिमम होता है, कौन पहले मिनिमम होता है, ये वाली बात आती है। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड साथ में ही ये मैक्सिमम मिनिमम इनका चलता रहता है, यानी ये हमेशा होते हैं सेम फेज में। तो इसका फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0। सेम फेज में होगा, इसका आंसर आप लोग गलत बता रहे हैं, सेम फेज में होगा π/2। देखिए ये पॉसिबिलिटी होती है कि इस क्वेश्चन का गलत ही आंसर आएगा। एंगल नहीं पूछ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन का, फेज डिफरेंस पूछ रहे हैं। कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है, कोई लीड लैग नहीं कर रहा, दोनों साथ में मैक्सिमम, साथ में 0, साथ में मिनिमम, सब कुछ साथ में चल रहा है, सेम फेज में है, तो फेज डिफरेंस 0 आएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर H दैट इज E/H। आपको E/H का डायमेंशन बताना है, E/H का डायमेंशन। देखिए कितना मुश्किल सवाल है ये कि E और H दोनों ऐसी क्वांटिटीज हैं कि आप अगर इनका डायमेंशन निकाल करके किसी फार्मूले की हेल्प से और फिर यहाँ डायमेंशन रख करके इनके रेशियो का डायमेंशन निकालेंगे, बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा आपको, बहुत महंगा पड़ेगा। ठीक है ना, महंगा मतलब टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो आपको अगर E अपान एच का डायमेंशन बताना है तो ये बात आपको प्रॉपर क्लियरली पता होनी चाहिए। जैसे हम जब बात करते थे L अपान आर की, जब हम बात करते थे R इंटू सी की, तो इनके डायमेंशन निकालने के लिए अगर आप इनका अलग अलग हिसाब कर रहे हैं, फिर रेशियो ले रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप गलत कर रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि ये पूरा टाइम कांस्टेंट है, ये टाइम कांस्टेंट है, तो टी आएगा, सेकंड आएगा। ठीक है, वैसे ये पूरा टर्म जो है आपका z इक्वल टू मॉड ई अपान एच था, और यही आपका अंडर रूट म्यू अपान एप्सिलॉन था। ये हम इस चीज को बोलते थे वेव इंपीडेंस, इसका नाम था वेव इंपीडेंस। और अगर ये इंपीडेंस है तो आप समझते हैं कि इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, रेजिस्टेंस वाला यूनिट होगा, यानी ओम होगा। कौन सी क्वांटिटी से मैच कर रहा है, तो रेजिस्टेंस से मैच कर रहा है। और क्या, रेजिस्टेंस के अलावा और क्या हम ढूंढ सकते थे, रिएक्टेंस ढूंढ सकते थे, और हम क्या ढूंढ सकते थे, इंपीडेंस ढूंढ सकते थे। बट रेजिस्टेंस के अलावा वो बाकी दो नाम नहीं दिया है, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ये सब पता नहीं दिया हुआ है। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फ्री स्पेस का इंपीडेंस। पीछे हमने आपको बताया वेव के इंपीडेंस के बारे में कि वेव जिस मीडियम से जाती है वो मीडियम आपके वेव के ऊपर जितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसको हम इंपीडेंस बोलते हैं। और उसका फार्मूला वही था z इक्वल टू ई अपान एच, और ये आपका म्यू अपान में एप्सिलॉन। फ्री स्पेस की बात करेंगे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होगा, सॉल्व करेंगे तो 120 पाई ओम आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 376.6 ओम आएगा, जिसको हम 377 ओम बोल सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 376.6 ओम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या दिया, मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है, मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के दिया हुआ है, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी यानी म्यू आर दिया हुआ है। तो आपको वेव का इंपीडेंस कैलकुलेट करना है। वेव के लिए मीडियम का जो इंपीडेंस होगा, मतलब वेव इंपीडेंस कैलकुलेट करना है। तो वेव इंपीडेंस का फार्मूला होता है z इज इक्वल टू अंडर रूट मॉड में ई अपान एच, या फिर आप इसको बोल दीजिए क्या, किसी मीडियम की बात होगी तो म्यू अपान में एप्सिलॉन। आपको ना तो म्यू की वैल्यू पता है और ना ही एप्सिलॉन की वैल्यू, बट आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू पता है, और रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर की वैल्यू पता है कितनी, ये 50। अब बहुत छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें आपने पढ़ी हुई हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, और रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब होता है मीडियम की परमिटिविटी अपान फ्री स्पेस की परमिटिविटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी का मतलब होता है मीडियम की परमिएबिलिटी अपान में फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी। तो अगर फार्मूले में म्यू और एप्सिलॉन आ रहा है तो हम यहां से निकाल लेते हैं ना, म्यू की वैल्यू निकाल लीजिए। म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू इक्वल टू हो जाएगा 50 इंटू में म्यू नॉट, और एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, यही हो जाएगी। ये दोनों वैल्यूज को रख लीजिए यहाँ पर अपने इक्वेशन में। या तो वैसे भी आपको पता है म्यू की जगह पर क्या लिखना चाहिए, फार्मूले के फॉर्म में म्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहां से म्यू इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर हो जाएगा। आप चाहे तो म्यू की जगह पर म्यू नॉट म्यू आर लिख देते, और इसी तरह से एप्सिलॉन की जगह पर क्या लिखते, एप्सिलॉन की जगह पर आप लिखते एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर, या एप्सिलॉन नॉट इंटू के, एप्सिलॉन की जगह पर एप्सिलॉन नॉट के अलग कर लेते, तो म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट आपको अलग मिल जाता, और दूसरे वाले पार्ट में आपको मिल जाता म्यू आर और क्या के। ये पूरा पार्ट आपको याद ही होगा। ये क्या है, ये है फ्री स्पेस के केस में वेव इंपीडेंस, अंडर रूट म्यू नॉट अपान एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस के केस में वेव इंपीडेंस है। इसी को हम लोग 120 पाई बोलते थे, ये तो था 120 पाई ओम, और ये म्यू आर की वैल्यू है कितनी 50, और के की वैल्यू है 2। डिवाइड किया तो 25, स्क्वायर रूट लिया तो 5 को मल्टीप्लाई किया 12 गुणे 5 60, और ये हो जाएगा 0600, और ये हो जाएगा पाई की वैल्यू आप यहाँ पर रख करके 3.14 करके पूरा मल्टीप्लाई करिए तो ये मिलेगा कुछ 1884, और यहाँ पर ऑप्शन में 83 वाला दिया हुआ है, तो ये करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, लेंज लॉ किसके कंजर्वेशन का कॉन्सिक्वेंस होता है। तो लेंज लॉ में आपने ये देखा था कि जो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन होता है वो ऐसा होता है कि उस कॉज को ही अपोज करता है जिसकी वजह से खुद क्रिएट हुआ है। नॉर्थ पोल के आगे लाने की वजह से अगर वहां पर वो क्रिएट हुआ है तो उसका डायरेक्शन ऐसा बनेगा कि वो नॉर्थ पोल की तरह काम करे लूप, और नॉर्थ पोल में रिपल्सन होगा, मतलब आपके नॉर्थ पोल के नजदीक जाने को अपोज कर रहा है, और उसी अपोज करने की वजह से ही हम उस अपोजिशन के अगेंस्ट जब वर्क करते हैं वही वर्क अब उस वायर के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर है, उसी की वजह से करंट फ्लो हो रहा है। तो एक तरह से ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। चार्ज के कंजर्वेशन पर बेस्ड नहीं है, लेंज लॉ जो है वो आपके एनर्जी के कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड है कि जितना हमने काम किया इस इंड्यूस्ड करंट की वजह से, जो अपोज करने लगा हमें उतना काम करना पड़ा, इसी वजह से हमें वहां रिजल्ट मिल रहा है। बिना काम किए वहां कोई करंट पैदा नहीं हो सकती, कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा नहीं हो सकती, क्योंकि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो अगर वहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है बिना बैटरी के हेल्प से, कोई बैटरी नहीं है फिर भी एनर्जी मिल रही है, करंट मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एनर्जी का रूप बदलना चाहिए। तो वो एनर्जी थी, आपने जो वर्क किया है वही वर्क वहां पर एनर्जी के फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गई। ठीक है, लेंज लॉ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करें कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम इज 2 and relative permeability is 4.5. Find the speed of the light in the wave in the medium. रिलेटिव परमिटिविटी मतलब क्या, म्यू आर दिया हुआ, सॉरी एप्सिलॉन आर दिया हुआ है आपको, एप्सिलॉन आर की वैल्यू 2। रिलेटिव परमिएबिलिटी मतलब म्यू आर दिया हुआ है आपको कितना, ये है आपका 4.5। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है फाइंड द स्पीड ऑफ द लाइट इन द मीडियम। मीडियम में लाइट की स्पीड पता करनी है। तो जिस किसी मीडियम में लाइट की स्पीड v की बात करें अगर, तो v इक्वल टू होता है c अपान में उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। v इक्वल टू होता है c अपान में मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये फार्मूला आपने देखा होगा, ये होता है अंडर रूट एप्सिलॉन आर और क्या, म्यू आर। ठीक है, अंडर रूट एप्सिलॉन आर और म्यू आर। तो यहां पर आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एप्सिलॉन आर और म्यू आर दोनों की वैल्यू, यानी 4.5 इंटू में 2 9 आएगा, स्क्वायर रूट करने पर 3 आएगा। यहां पर आपको लिखना होगा 3 इंटू 10 टू पावर 8 और अपान में 3, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो v की वैल्यू आ जाएगी 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं कि आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड का ये एक्सप्रेशन इन्होंने दिया हुआ है और आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है। तो बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपको कैलकुलेट करना है तो फार्मूला क्या है कि म्यू v इक्वल टू सी अपान एन, तो यानी n इक्वल टू हो जाएगा c अपान में v, ये फार्मूला है। तो अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है तो आपको v की वैल्यू अगर मिल जाए तो काम बन जाएगा। और इक्वेशन देखिए क्या दिया हुआ है, y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन हो रहा है और वैल्यू कितनी है, ये है 100 cos 6 इंटू 10 पावर 8 t और प्लस में 4x वोल्ट पर मीटर। इसको आप जनरल इक्वेशन से कंपेयर करिए, E इज इक्वल टू ई नॉट कॉस, क्या हो जाएगा यहाँ पर ओमेगा टी हो जाएगा और प्लस में यहाँ पर के एक्स हो जाएगा। यहाँ से आपको क्या निकालना है, यहाँ से आपको निकालना है ओमेगा और के की वैल्यू। के की वैल्यू 4 मिल गई, ओमेगा की वैल्यू 6 इंटू 10 टू पावर 8 मिल गई, और ये फार्मूला होता है v इज इक्वल टू ओमेगा अपान के का। ओमेगा की जगह पर 6 इंटू 10 टू पावर 8 और ये अपान में 4 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा डिवाइड करने पर 1.5 इंटू में 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी v की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा 3 इंटू 10 टू पावर 8 अपान v की वैल्यू हो जाएगी 1.5 इंटू 10 टू पावर 8। इससे आप कैंसिल कर लीजिए, आपको मिल जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, 2। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जैसे आपको t इक्वल टू इनफाइनाइट और t इक्वल टू 1 सेकेंड पर 5 हेनरी इंडक्टेंस वाले क्वाइल के अंदर 15 वोल्ट का ईएमएफ अप्लाई किया गया है, तो आपको इस दो अलग अलग कंडीशन में करंट का रेशियो बताना है। तो भाई इंडक्टर के अंदर अगर आप बैटरी लगा करके इंडक्टर के अंदर करंट की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो ये फार्मूला होता है ना, I इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस टी अपान में टाउ। जहां पर इंडक्टर का केस है तो टाउ का मतलब कितना हो जाएगा, टाउ का मतलब हो जाएगा एल अपान में आर, और ये एल की वैल्यू आपको गिवन है 5 और आर की वैल्यू कितनी है, रेजिस्टेंस कितना है, तो रेजिस्टेंस दिया हुआ 10, तो 5/10 करेंगे तो 1/2 जो है वो टाउ की वैल्यू आ जाएगी। तो ये टाइम अगर आप निकालेंगे इनफाइनाइट वाले टाइम पर तो आपको मिलेगा आई नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस, और ये इनफाइनाइट यहाँ पर रखेंगे तो माइनस में इनफाइनाइट अपान में कुछ भी रखिए, बट ई पावर माइनस इनफाइनाइट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपान ई पावर प्लस में इनफाइनाइट, और ई पावर इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, 1 अपान इनफाइनाइट 0 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपको सिर्फ मिलेगा क्या, आई नॉट, ये हो जाएगी आई इनफाइनाइट की वैल्यू। और आई अगर निकालें 1 सेकेंड पर, टी इक्वल टू 1 सेकेंड पर, तो क्या बनेगा फार्मूला, ये बनेगा आई नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस टी, टी की जगह पर लिखेंगे 1 और टाउ की जगह पर लिखेंगे 1/2, तो 2 ऊपर जाके यहाँ पर 2 बन जाएगा, और इसको आप लिख सकते हैं कितना, ये हो जाएगा आपका आई नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस 2, इक्वेशन नंबर 2।
इन्हीं दोनों का रेशियो लेना था, तो यहाँ यहीं से आप रेशियो ले लीजिए, ये कैंसिल भी हो जाएगा और यहां से मिलेगा कितना कि 1/1 माइनस ई पावर माइनस टू, ई पावर माइनस टू को 1/e⁻²⁵ लिखेंगे। सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, e⁻² ऊपर जाएगा और यहां से ये मल्टीप्लाई करके आपको मिलेगा e⁻1 - 1, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, टाइम का डायमेंशन इनमें से कौन नहीं है, तो जो L/R होता है ये तो टाइम का डायमेंशन देगा, जो C × R है वो भी टाइम का डायमेंशन देगा, तो ये तो टाइम वाले हो गए लोग। ये इसकी बात करें तो आपने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला पढ़ा होगा 1/√2π और √LC, यहाँ पर 2π हो जाएगा और ये अंडर हो जाएगा क्या LC। तो यहां से आपको मिलेगा, देखिए LC की बात करें तो F = 1/LC है, फ्रीक्वेंसी = 1/ टाइम पीरियड होता है, तो आपको यहां से पता चलेगा टाइम पीरियड इक्वल टू हो जाएगा कितना, ये 2π और √LC। 2π से कोई मतलब है नहीं, तो LC का जो डायमेंशन मिलेगा वो टाइम का ही डायमेंशन मिलेगा। तो ये तीनों टाइम के डायमेंशन देंगे, तो इसका मतलब ये जो है टाइम का डायमेंशन नहीं देगा। जब C × R से मिल रहा है तो C/R से तो नहीं मिलेगा, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में एक LC सर्किट है और जब कैपेसिटर आपका फुल्ली चार्ज है उस टाइम उसके पास टोटल चार्ज Q है। करें कि अगर कैपेसिटर की जो अंदर एनर्जी स्टोर्ड है, अगर वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में आधी आधी बट जाए तो उस केस में कैपेसिटर के पास कितना चार्ज होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो LC ऑसिलेशन नाम का आपने केस देखा होगा, एक कैपेसिटर होता है और एक इंडक्टर होता है, दोनों को आपस में कनेक्ट करते हैं, तो इसकी जो एनर्जी होती है कैपेसिटर के पास जो चार्ज के फॉर्म में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी होती है, वो एनर्जी धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में करंट की वैल्यू बढ़ती है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। फिर धीरे धीरे ये वाली जो एनर्जी और यहाँ पर जीरो हो जाता है, फिर ये धीरे धीरे आपका क्या होता है, करंट की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है और इसके पास चार्ज बढ़ता जाता है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी बढ़ जाती है। तो बार बार इनका इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी का ऑसिलेशन होता रहता है पीरियोडिकली। जैसे सिंपल पेंडुलम का ऑसिलेशन हो रहा था, मैकेनिकल ऑसिलेशन हो रहा था, वैसे यहाँ पर एनर्जी का ऑसिलेशन होता है। ठीक है ना, कभी इसके पास वैल्यू बढ़ती रहेगी घटती रहेगी, ये बार बार होता रहेगा। तो करें जब ये फुल्ली चार्ज था तो इसके पास जो टोटल चार्ज था वो कैपिटल Q था। टोटल इसकी एनर्जी की अगर बात करें कितना हो जाएगा, ये फार्मूला होता है Q²/2C, ये फार्मूला होता है। तो ये चार्ज इसके पास कैपिटल Q था। बाद में करेंगे व्हेन दी एनर्जी इज स्टोर्ड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जो भी टोटल ये एनर्जी है वो टोटल एनर्जी अगर आधी इसमें और आधी इसमें बट जाए तो ऐसे केस में आपको बताना कि अब कितना चार्ज होगा। तो बताइए, अगर जब ये फुल्ली चार्ज था तो यहां पर कोई एनर्जी थी नहीं, तो जो भी टोटल एनर्जी थी वो यही टोटल एनर्जी थी, और जब यही एनर्जी आधी इसमें हो जाए और आधी इसमें शिफ्ट हो जाए तो बताइए इसके पास अब जो आधी एनर्जी होगी वो इस वाली एनर्जी की आधी होगी, मतलब UE' जो होगी वो UE की आधी हो जाएगी। जब आपका कैपेसिटर फुल्ली चार्ज था तो यहां पर कोई भी एनर्जी नहीं थी, मतलब पूरे सर्किट की टोटल एनर्जी कैपेसिटर के पास ही है ये। और अगर आगे चल करके क्या होगा, चार्ज डिक्रीज होगा, करंट इंक्रीज होगा, तो ये जो एनर्जी इसके पास टोटल थी वो घटते 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 आधी हो जाएगी यहां पर और आधी हो जाएगी यहां पर। तो अब जब इसके पास आधी हो गई तो चार्ज भी घट गया, तो ये चार्ज अब इसके पास कितना है। तो सिंपल सी बात है कि भाई जब एनर्जी आधी जो इसके अंदर पूरी एनर्जी थी वो आधी इधर चली गई, आधी बची इसके पास, तो इसके पास बची हुई आधी जो एनर्जी है वो इसके पास जब टोटल एनर्जी हुआ करती थी उसके आधे के ही बराबर बची है। तो UE' की बात करें तो ये Q²/2C लिख लीजिए। कैपेसिटर वही है तो कैपेसिटेंस नहीं बदलेगा, बट चार्ज वैल्यू बदल गई इसलिए एनर्जी बदल गई, और ये हो जाएगा आपका Q²/2C। और हाँ, यहाँ पर 1/2 भी लिखना पड़ेगा, बस 2C से 2C को कैंसिल करिए तो Q' इक्वल टू हो जाएगा कितना, Q/√2। यही सिंपल सा सवाल था LC ऑसिलेशन का, तो ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 17 और 18 आप कर लीजिएगा। 17 ट्राई करेंगे कि आपको ये पूरा सिचुएशन दिया हुआ है वो मैक्सवेल वाले इक्वेशन का, आपको वहां से निकालना है। क्या करें कि इसमें देखिए क्या पूछ रहे हैं, कनेक्टिंग दी वायर्स दी कंडक्शन करंट थ्रू दी कनेक्टिंग वायर्स, कनेक्टिंग वायर के अंदर जो कंडक्शन करंट होगा, एंड द डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू दी प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, और कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट करंट होगा उनकी वैल्यू क्या होगी। तो 0 0 और ये अलग अलग, ये अलग अलग, और यहाँ सेम सेम, तो सेम सेम ही वैल्यू आनी चाहिए। ये बात आपको पता है कि कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों की वैल्यू सेम होती है, बट 0 0 आएगा नहीं कैलकुलेशन करने के बाद।
तो आप डिस्प्लेसमेंट करंट को सॉल्व करिएगा, वो डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा 60 माइक्रो एम्पियर, तो कंडक्शन करंट भी हो जाएगा 60 माइक्रो एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, बाकी आप लोग पढ़ाई करते रहें और अपना ख्याल रखें। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।